आपको इंटरव्यू कॉल कैसे आया था मेटा से? आपके दो दो राउंड्स ऐसे होते हैं। एक स्क्रीनिंग होता है, जब आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाता है तो आपको बेसिकली एक ऑन साइट लूप के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके 2 से 3 कोडिंग राउंड्स होते हैं। आपने मेटा के लिए क्या-क्या प्रिपरेशन किया था? कंपनीज में 2 ले ऑफ राउंड्स भी हुए थे। मतलब मेटा का कल्चर कैसा है? मैंने अमेजोन का भी इंटरव्यू लूप दिया था, मैं उसमें सक्सीड नहीं हुआ। शुड एन एसडेट मूव टू एसडीई, मतलब क्या एक एसडेट को डेवलपर में स्विच होना चाहिए। मेरे पास भी ये थॉट आए थे जब मैं 5-6 साल का एक्सपीरियंस में था कि क्या मुझे स्विच करना चाहिए, क्या मैं ज़्यादा पैसे बनाऊंगा। लोग मुझसे पूछे इज देयर ग्रोथ इन टेस्टिंग, राइट। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरे 10 साल हो गए तो मतलब अब टेस्टिंग में और कुछ नहीं रह गया। तो आप ये बता सकते हो कि फिर आपने क्यों मेटा छोड़ा? ऐसा नहीं कि डेवलपर्स टेस्ट नहीं कर सकते, डेवलपर्स टेस्ट कर सकते हैं, कुछ डेवलपर्स बहुत अच्छे से टेस्ट करते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है कि एआई हमारे जॉब्स ले लेगा और हम ले ऑफ हो जाएंगे और हम घर में बैठेंगे, तो अगर आप देखो जो लिंक्डइन में जो भी डाल रहे हैं उन सब का टाइटल आप पढ़ो, इनमें से कितने लोग एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसमें से मेजॉरिटी लोग आपको सेल्स एंड मार्केटिंग टीम से मिलेंगे, जो कि आपको हुक कंटेंट फीड कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनको व्यूज, क्लिक्स, रेवेन्यू और ये सब मिल रहा है। तो आपके हिसाब से अगर मैं डीए से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मुझे क्या-क्या प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि मैं एटलीस्ट एक इंटरव्यू में जा पाऊँ और एक ऑफर भी लेके आऊँ? आपको पहले 3 महीने का सॉर्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग टाइम मिलेगा, आप सीख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस पे नहीं डाला जाएगा, बट आफ्टर 3 मंथ्स हाँ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। मेटा एक हाई परफॉर्मिंग कंपनी है। अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपना करियर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, ऐसे फ्रेशर है, वो अपने टेस्टिंग करियर में कैसे ग्रो हो सकता है फ्रॉम जूनियर टेस्टर टू सीनियर टेस्टर? तो अब आप अगर किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो जहाँ आपको लगता है कि आप फिट नहीं बैठोगे, लाइक आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, या ये एनवायरनमेंट आपके लिए नहीं है, तो प्लीज़, दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, आप बाकी कंपनीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बता सकते हो कि एसडेट रोल होता क्या है और ये ऑटोमेशन टेस्टर से कैसे डिफरेंट है? एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सोचते हैं कि ये जॉब एंड ऑल है, या दिस इज एक ड्रीम जॉब है, अगर ये जॉब मिल गया तो इसके बाद लाइफ में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेटा या कोई भी बिग टेक कंपनी जो है ना, लाइक ये आपके नॉर्मल मिड साइज कंपनीज या स्टार्टअप से बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। अगर कोई एक फ्रेशर होता है तो फ्रेशर के भी सेम राउंड्स होते हैं, उनको भी सेम ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? मैं ये बोलूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स या किसी पीयर के साथ एक्चुअली मॉक इंटरव्यूज़ करिए, और उसी सिचुएशन में करिए जिसमें आप एक्चुअल इंटरव्यू करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनका नाम है गौरव, जिनको मोर देन 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और ये प्रिंसिपल एसडेट है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप आपके टेस्टिंग करियर में कैसे ग्रो कर सकते हो, एसडेट रोल होता क्या है, फिर क्या-क्या चीजें एक्सपेक्टेड होती है एक एसडेट से, फिर अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो और फेसबुक यानी कि मेटा कंपनी टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्या-क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग गौरव के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू गौरव। थैंक यू सिद्धार्थ। मैंने आपका पॉडकास्ट पहले सुना है, काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप। एंड इधर आके भी आई थिंक ये काफ़ी अच्छा कॉन्वर्सेशन होने वाला है। मैं आपको एक शॉर्ट में बोलूँ तो हाँ, मतलब आपने बोला मेरा 13 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है टेस्टिंग में। मैंने लाइक अपने करियर में लार्ज एंटरप्राइजेस कंपनीज में काम किया है, स्केल अप्स में काम किया है, बिग टेक में काम किया है। करेंटली मैं एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्केल अप में काम कर रहा हूँ एज अ प्रिंसिपल एसडेट, मोस्टली लाइक अ टेस्ट आर्किटेक्ट। और हाँ, इस पूरे जर्नी में मतलब मैंने टेस्टिंग के कई डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑब्जर्व किए हैं, उन पे हैंड्स ऑन काम भी किया है। मैंने लाइक गोजेक में जब मैं था तो मैंने एक लाइक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, जिसे हम आईसी बोलते हैं, उससे एक मैनेजर की जर्नी भी देखी है, और अभी मैं फ़िलहाल फिर से एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ। तो मैंने दोनों साइड्स भी ऑब्जर्व करे हैं। यूजुअली मतलब टेस्टिंग के बारे में मेरे कुछ जो भी मतलब मेरे थॉट्स हैं वो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू लाइक जनरली लिखता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जनरली ऑटोमेशन हैक्स नाम से, मतलब मेरा ब्लॉग, न्यूज़लेटर और यूट्यूब चैनल है। तो अगर कोई उसे देखना चाहता है तो उधर भी चेक कर सकते हैं। बट हाँ, ये शॉर्ट में है। बाकी अगर इसके ऊपर आपको कुछ किसी स्पेसिफिक जर्नी के पे फोकस करना है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। करेक्ट गौरव, जैसे आपने बोला इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, मैनेजर, हम लोग वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस कर ले, क्योंकि आपने फेसबुक यानी कि मेटा में भी काम किया है, तो हम लोग पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वो ठीक है। कर लेंगे। हम्म। तो
गौरव, सबसे पहले क्योंकि आपने मेटा में काम किया करेक्ट, तो सबसे पहले हम्म। तो ये आता है कि पहले तो इंटरव्यू कॉल कैसे है मेटा से, करेक्ट? तो आपको इंटरव्यू कॉल कैसे आया था मेटा से? ठीक है। मैं मतलब हाँ अपनी जर्नी के बारे में बात कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने अराउंड मेटा ज्वाइन किया था 2021 नवंबर में। एंड आई थिंक मैं उधर ऑलमोस्ट 1 साल 8 महीने के अराउंड काम किया था। मैं यूजुअली व्हाट्सएप लंदन टीम में काम कर रहा था। फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स करके एक टीम थी जो कि प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग पे ज़्यादा काम कर रही थी। बेसिकली टेस्टिंग टूल्स, टेस्टिंग लाइब्रेरीज ये बना रहे थे। सो मुझे कॉल आने का मतलब यूजुअली ये प्रोसेस हर किसी के लिए अलग हो सकता है। मेटा काफ़ी बड़ी कंपनी है। मेरे केस में एक्चुअली मैंने रेफरल राउट ज़्यादा चूज़ किया था क्योंकि मेरा एक क्लोज फ्रेंड ऑलरेडी मेटा में ज्वाइन कर चुका था। वो मोस्टली लाइक बैक एंड इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग पे ज़्यादा काम करता है। तो वो जब अपना मेटा में एक बूट कैम्प प्रोसेस होता है जिसमें कि आप लाइक 6 महीने एक बूट कैम्प प्रोसेस के थ्रू जाते हो। आपको मेटा की इंटरनल टूलिंग, उनकी कोडिंग प्रैक्टिसेस, कंपनी कल्चर, इन सब पे आपको काम करने को मिलता है। ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है कंपनी के बारे में जानने में और सीखने के लिए, राइट? तो उस प्रोसेस के एंड में यूजुअली आपको डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के साथ इंटरव्यू करना पड़ता है और आप उसमें से किसी एक टीम को चूज़ करते हो जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो मेरा फ्रेंड एक्चुअली किसी टीम से, व्हाट्सएप के जो इस टीम के मैनेजर थे जो कि मोस्टली अपने टीम में एक टेस्टिंग एक्सपर्ट को हायर करना चाहते थे जिनके पास टेस्टिंग का बैकग्राउंड हो बट मोर लाइक एसडेट टाइप का एक्सपीरियंस हो, जो कि एक्चुअली टूल्स बिल्ड कर सकें, प्रोग्रामिंग में कंफर्टेबल हों और बट उनको लाइक मतलब कोडिंग एज वेल एज लाइक टेस्टिंग का नॉलेज हो दोनों का। तो आई थिंक वो तो उस टीम में इंटरेस्टेड नहीं थे पर उन्होंने मुझे ये रोल सॉर्ट ऑफ पिच कर दिया कि हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा एक फ्रेंड है, वो भी प्रोबेबली आप कंसिडर कर सकते हो। तो देन मैंने इस टीम के मैनेजर से एक लाइक सॉर्ट ऑफ क्विक सिंक किया। मैंने उनको अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताया, उन्होंने भी मेरी प्रोफाइल देखी एंड देन उनको लगा कि हाँ ये इंसान इस रोल में फिट बैठ सकता है। तो वहाँ से फिर लाइक मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफ़र किया, फिर उसके बाद से मेरा इंटरव्यू लूप में उन्होंने मुझे डाल दिया एंड देन लाइक उसके बाद से मतलब तो मेरा अपॉर्चुनिटी का लूप ये था। मैंने इंटरनली खुद से रीच आउट नहीं किया पर इन केस एक इंटरनल एम्प्लॉई के कनेक्शन के थ्रू मुझे एक सॉर्ट ऑफ क्लियर पाथ मिल गया टू अ हायरिंग मैनेजर, जो कि इन जनरल भी अगर आप देखो किसी भी कंपनी में अगर आप हायर होना चाहते हो, अगर आपका किसी हायरिंग मैनेजर से डायरेक्ट लाइन है लाइक थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ वे, या अपने नेटवर्क्स को आप लेवरेज कर सकते हो, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि सोर्सिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हर कंपनी के लिए। फाइंडिंग क्वालिटी कैंडिडेट्स जो कि एक डेप्थ लेके आते हैं एक्सपीरियंस के, जिनके पास ब्रेथ भी है, वो काफ़ी हार्ड होता है। तो हायरिंग मैनेजर्स तो ऑफ कोर्स इसे एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज लेते हैं कि हाँ ठीक है मेरा काफ़ी हद तक काम कम हो गया यू नो। करेक्ट। हम्म। गौरव, अभी आपको इंटरव्यू कॉल तो आ गया था, लेकिन उसके बाद मेटा के लिए प्रिपरेशन भी करना पड़ता है, करेक्ट? तो करेक्ट। आपने मेटा के लिए क्या क्या प्रिपरेशन किया था? श्योर श्योर। तो पहली चीज़ तो मेटा में डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं। मतलब जिस रोल के लिए मैं एक्चुअली इंटरव्यू कर रहा था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर रोल था, विच मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो लूप कुछ एसडेट स्पेसिफिक फोकस नहीं था। उसमें ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स आपकी टेस्टिंग नॉलेज, इन सब पे कुछ भी लूप नहीं था। वो आप समझ सकते हो कि जैसे एक सिंपल किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक लूप होता है मेटा में, मैं उसी तरह के लूप से गया। तो इस लूप के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। लाइक आपका कोडिंग स्टाइल क्वेश्चंस होते हैं। आपके दो दो राउंड्स ऐसे होते हैं। एक स्क्रीनिंग होता है। जब आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाता है तो आपको बेसिकली एक ऑन साइट लूप के लिए बुलाया जाता है जिसमें आपके 2 से 3 कोडिंग राउंड्स होते हैं। एक सिस्टम डिज़ाइन का राउंड होता है, एक बिहेवियरल राउंड भी होता है। एंड ये राउंड्स के बाद यूजुअली आपकी प्रोफाइल या जो भी आपने आपका परफॉर्मेंस पैकेट है इस इंटरव्यू लूप का, ये एक कमिटी के पास जाता है। वो डिस्कस करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस था, कहाँ पे कंसर्न्स थे, कहाँ पे नहीं थे, एंड देन इवेंचुअली एक डिसीजन लिया जाता है। तो बाय दिस टाइम लाइक मैं गोजेक में था एंड मैं एक्चुअली बिग टेक में काम करना चाहता था जस्ट टू सी कि एनवायरनमेंट कैसा है, टेस्टिंग एट स्केल कैसे होती है, उस एनवायरनमेंट में क्या यूनिक चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ टूलिंग, फ्रेमवर्क्स, वट।
तो मतलब मैं ऑलरेडी प्रिपेयर तो मैंने करना शुरू कर दिया था और मैं कई इंटरव्यू लूप्स में भी था उस टाइम पे। उनमें से कुछ में मैंने फेलियर्स भी झेली हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लूप में जाते हो, एट द एंड ऑफ द डे लोग हमेशा आपका कंपनी और रोल ही देखते हैं कि आपने कहाँ पे काम किया, आपने क्या काम किया। लेकिन ये जो इंटरव्यू जर्नी है ये हर किसी के लिए सेम ही है, मतलब काफ़ी एक तरह से ग्रेट लेवलर सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क है कि आपको कोडिंग स्टाइल क्वेश्चंस करने हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आने चाहिए, आपको 45 मिनट्स में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या तो आपको एक ईजी मिलेगा या आपको एक मीडियम एक हार्ड मिलेगा। अलग अलग टाइप के टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये प्योरली प्रैक्टिस का गेम है मेरे हिसाब से। मतलब इसके अगेंस्ट कुछ लोग लाइक पुश बैक करते हैं और बोलते हैं कि यार ये काम तो मैं अपने डे टू डे जॉब में नहीं करूँगा, राइट? मुझे इसे सीखने की क्या ज़रूरत है? एंड लाइक वो भी एक माइंडसेट है लोगों का, और आप अपने लिए डेफिनेटली इसके लिए वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। मैं भी एक टाइम पे मैंने भी ऐसे सेम चीज़ें सोची भी हैं, एंड देन मैंने लेटर ऑन रियलाइज़ किया कि सी गेम किस तरीके से सेटअप है, उसके रूल्स आपको ऑलरेडी पता हैं, आपको खेलना है, राइट? अगर आप इंटरेस्टेड हो उस आउटकम के लिए, तो आपको उसी हिसाब से उतना टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करी, मैंने हर दिन टाइम दिया लीड कोड को, सिस्टम डिज़ाइन को। मैंने लाइक अगर अगर मतलब स्पेसिफिक्स के बारे में बात करूँ तो एक्चुअली मैंने इस पे एक ब्लॉग लिखा था, हाउ आई गॉट दैट जॉब एट मेटा। मे बी हम उसको लिंक कर सकते हैं। उसमें मैंने वो सारे रिसोर्सेज लिस्ट किए थे जो मैंने उस टाइम पे कंसिडर किए। अब तो काफ़ी अच्छे और रिसोर्स भी आ गए हैं, बट लाइक अगर मैं आपको हाई लेवल पे कुछ सजेशंस देना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा, सबसे पहले आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करिए। मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, किसी भी एक लैंग्वेज में जिसमें आप एक्चुअली इंटरव्यू देना चाहते हो। पाइथन काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है बिकॉज उसमें टाइप्स की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती है, आप कोड जल्दी लिख सकते हो। तो आप एक लैंग्वेज पिक करो और उस लैंग्वेज में आप सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, लाइक आपके लिस्ट, मैप, क्यू, ट्री, व्हाटएवर, लाइक ये सारे आपके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनमें इंसर्शन, डिलीशन, सिलेक्शन, ये सारे ऑपरेशंस में कैसे कर सकता हूँ, राइट? वो जब बेसिक्स आपको एक बार क्लियर हैं, तो इसके लिए आप लाइक जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप फिर उसके बाद प्रैक्टिस में ज़्यादा आइए। आप क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू पढ़ सकते हो, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपको ऐसे सैम्पल प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। बट लार्जली मेरे हिसाब से लीड कोड काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। जिस कंपनी के लिए आप टारगेट कर रहे हो, इन दिस केस से मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, आप उनके लाइक पिछले 6 से 12 महीने में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। उस तो उससे क्या होगा कि आपको क्या है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप नहीं कर पाओगे पहले, देन आप इजी क्वेश्चंस में भी फंसोगे कुछ टाइम तक। फिर आप धीरे धीरे आप जब सॉल्व करते रहोगे इजी प्रॉब्लम्स पे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका टाइम थोड़ा कम होगा। मे बी आप पहले 30 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहे हो ना, अब आप 20 मिनट में करना शुरू कर लोगे, फिर आप 15 मिनट में, फिर आप 10 मिनट में। इट्स लाइक एक तरीके से आपका मेमोराइजेशन बोल सकते हैं। मेमोराइजेशन का भी एस्पेक्ट है। कई बार आपने प्रॉब्लम पहले सॉल्व करी है, तो आपको एक इंट्यूशन होता है कि क्या अप्रोच लग सकती है इसमें, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, आप कितना कर रहे हो। ये स्पेसिफिकली लीड कोड के लिए है। और आई वुड से एक चीज़ जो अपार्ट फ्रॉम ये बहुत कॉमन एडवाइस है, एवरीवन विल से दिस, मैं ये बोलूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स या किसी पीयर के साथ एक्चुअली मॉक इंटरव्यूज़ करिए और उसी सिचुएशन में करिए जिसमें आप एक्चुअल इंटरव्यू करेंगे। लाइक 45 मिनट्स है, 5 मिनट के ग्रीटिंग्स एंड क्वेश्चंस हैं, आपके पास 40 मिनट्स हैं, उसमें आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। उस तरह के सेटिंग में आप प्रैक्टिस करिए, एंड हर इंटरव्यू के बाद आप अपने फ्रेंड से फीडबैक मांगिए कि कहाँ पे मैं लाइक फंस रहा था, कहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। ऑल्सो इन सारे लूप्स में आपको लाइक अपनी थॉट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करनी होती है बहुत क्लियर, उसमें लाइक आप जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हो, आप शांति में बैठ के सॉल्व कर रहे हो तो आपके इंटरव्यूअर को ज़्यादा पता नहीं चलता है आपके बारे में। पर अगर आप अपना थॉट प्रोसेस क्लियर कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, मैं अभी एक नाइव ब्रूट फोर्स सोल्यूशन ट्राई कर रहा हूँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है,
उसके बाद आप उस सोल्यूशन को करके आप रियलाइज़ करते हो नहीं ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मे बी ये एक डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, ये एक सूडो एल्गोरिथम है, ये इसके टेस्ट केसेस हैं। और इसके बाद जब आप अपने इंटरव्यूअर के साथ अलाइन कर लेते हो कि एक्चुअली में क्या कोड आप लिखने वाले हो, उस पॉइंट के बाद एक्चुअली कोड लिखना इज़ अ वेरी गुड मतलब वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि उससे आपके इंटरव्यूअर को काफ़ी सिग्नल्स मिलते हैं आपके बारे में कि ठीक है ये इंसान अपना थॉट प्रोसेस बता सकता है, इसका कम्युनिकेशन अच्छा है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं। एंड देन एक्चुअली आप कोड कैसा लिख रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। आप कोड लिख रहे हो उसे रन कर, कुछ कंपनीज आपसे रन करना एक्सपेक्ट करेंगी, कुछ कंपनीज एक्सपेक्ट करेंगी आप बस कोड लिख लो और ड्राई रन कर लो, और क्या आप उसे टेस्ट कर सकते हो। तो टेस्टिंग वाले पार्ट में तो ऑफ कोर्स लाइक बीइंग इन टेस्टिंग, तो वो पार्ट तो थोड़ा क्लियर होता है, इंट्यूटिव होता है कि हाँ ठीक है ये फंक्शन है तो ये इसकी बाउंड्री कंडीशंस होंगी, ये एजेस हैं। एक बार कोड रन थ्रू कर लिया आपने तो ये आपका मोस्टली लीड कोड है। आई विल से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये मेरे फ्रेंड ने भी मुझे एडवाइस दी थी कि हताश मत हो कि तुम लाइक बहुत स्लो हो, इनिशियली स्लो हो गए, लेकिन जितना जितना आप टाइम देते जाओगे आप इम्प्रूव करते जाओगे। सो ये मतलब आपका लाइक लीड कोड या कोडिंग राउंड के लिए है। अगर कुछ फॉलो अप है तो उसमें मैं बता सकता हूँ, वरना हम सिस्टम डिज़ाइन के बारे में देन बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम लोग सिस्टम डिजाइन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। सो अब सिस्टम डिज़ाइन राउंड जो है, अब सो कोडिंग इंटरव्यू आपने समझ लिया राइट, लाइक अगर आप एसडेट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आपसे क्यूए इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये प्रिटी मच सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन एज एन एसडेट आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो ऐसा नहीं है कि आपने इधर टाइम दिया तो ये वेस्टेड एफर्ट है। इट्स लाइक एक मसल आपने बिल्ड कर ली है और वो आपके लिए रियूजेबल मसल है, आप कभी भी यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज आप बस रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो, राइट। अब सिस्टम डिजाइन राउंड जो है वो डिफर कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टअप्स में इंटरव्यू करते हो, या फिर आप से लाइक थोड़ी सी मिड साइज कंपनीज में इंटरव्यू करते हो, तो सिस्टम डिजाइन का नेचर थोड़ा अलग हो सकता है। मे बी वो आपको अगर आप टेस्टिंग बैकग्राउंड से हो और वो से आपको एक एसडेट रोल के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो वो आपको मे बी लाइक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे कि ठीक है आप कैसे इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एक सिस्टम डिज़ाइन करोगे, कैसे एक बैकएंड सिस्टम डिज़ाइन होगा, क्या उसकी एपीआईज होंगी, क्या कोर एंटिटीज़ होंगे, क्या डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, फिर आप उसमें क्या डेटाबेस क्यू कैश सर्च, ये सारे एस्पेक्ट्स आप क्या लगाओगे, ये पूछ सकते हैं। कुछ कंपनीज में रैदर एक अलग अप्रोच होती है जिसमें वो आपसे आपका पास्ट एक्सपीरियंस पूछेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, मुझे उसका बैकएंड आर्किटेक्चर समझाइए। या फिर उसका अगर आप ऐप से बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो वो आपसे ऐप रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। तो ये राउंड सॉर्ट ऑफ मिक्स बैग है, पर मैं आपको बेसिकली बिग टेक का पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ सिंस हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बिग टेक में सिस्टम डिज़ाइन प्रिटी वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। लाइक सिस्टम डिज़ाइन पे आप कई सारे बुक्स हैं, लाइक एलेक्स शू की बुक है सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है क्योंकि वो कंसाइज वे में आपको सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स बताती है। इसके बाद अगर ये तो आपका बेस हो गया, आपने इनिशियली आपने अंडरस्टैंड किया कि एक सिस्टम कैसे स्केल होता है, लाइक वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं। सो बेसिकली सीडीएन, कैश, क्यूज, डेटाबेस, कौन नो एसक्यूएल या रिलेशनल डेटाबेस कब आप क्या यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को लेके उसके कोर एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करना और उसकी कोर प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए क्या एपीआई डिज़ाइन करेंगे, एंड देन इवेंचुअली आप अपनी सर्विसेज कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। ये सारी चीज़ें ही बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन में चेक होती हैं। और डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे हो। से आप सीनियर इंजीनियर के लिए जा रहे हो, जैसे मेटा में मैं IC5 या सीनियर इंजीनियर रोल पे मैं गया था, तो उसके लिए एक सर्टेन डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है कि आप किसी एक या दो प्रॉब्लम एरियाज में डीप भी जा सको। सो फॉर एग्जांपल लाइक जैसे अगर आप वेब क्रॉलर प्रॉब्लम लेते हो और वेब क्रॉलर में आपने एक बेसिक वेब क्रॉलर का डिज़ाइन बना लिया पूरा, राइट, तो एट द एंड ऑफ द डे देन आपको एडिशनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे भी जाना पड़ता है कि इसे स्केल कैसे करेंगे, इसमें पोलाइटनेस कैसे हैंडल करेंगे। सो आप रियलाइज़ ये करोगे कि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत वाइड है,
एंड हर एक प्रॉब्लम की एक जनरल सॉर्ट ऑफ अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि वो अप्रोच हर जगह फॉलो होती है, बट एक सेट ऑफ पैटर्न्स हैं जो कि हर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अप्लाई करते हैं। अंडरलाइन कॉन्सेप्ट तो आपको स्टिल पता होने चाहिए कि लाइक डेटाबेस क्या है, अगेन जो भी मैंने बताया उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट देन उसके बाद भी लाइक आप अगेन इंटरव्यू लूप की प्रैक्टिस करते हो। लाइक आप एक प्रॉब्लम लेते हो, आपके पास अगेन 40 मिनट्स हैं, आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफाई करनी है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स निकालनी है, उसकी स्केल एस्टिमेशंस करने हैं, फिर एक हाई लेवल डिज़ाइन बनानी है, फिर हाई लेवल डिज़ाइन को ब्रेक डाउन करके लो लेवल में जाना है। ये एक सेट ऑफ पैटर्न है। तो इसमें अगर आप इंटरव्यू रिसोर्सेज की बात करो तो मैंने गौरव सेन की वीडियो सीरीज जो है सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू पे, वो काफ़ी मैं देखता था। मैंने सूडो कोड एक यूट्यूब चैनल है, उनकी भी वीडियोस मैंने देखी, काफ़ी हेल्पफुल थी वो। सो इट्स लाइक कि अगेन ये एक आप नॉलेज बेस आप बिल्ड कर रहे हो। नाउ आप ये भी बोल सकते हो कि एज एन एसडेट क्या आप ये सारे कंपोनेंट्स डे टू डे आप बिल्ड कर रहे हो, और क्या आप एप्लीकेशन कोड लिख रहे हो, मे बी नॉट, पर आप इसे टेस्ट ज़रूर कर सकते हो कि लाइक आप आपके जो भी बैकएंड सिस्टम्स हैं उनमें ऑफ कोर्स लाइक ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते ही हैं। अगर आप AWS पे हो या GCP पे हो या एजोर पे हो, व्हाटएवर इट इज़, इनके नाम बदल जाएंगे, इनके सिंटैक्स बदल जाएंगे, पर सिमेंटिक्स फिर भी सेम रहते हैं। मतलब तीनों क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एक API गेटवे होगा, एक लोड बैलेंसर होगा, राइट? सो ये सारे कंपोनेंट्स अगर आप बेसिक नॉलेज गेन करते हो तो यू कैन ऑल, ये आपको आपके जॉब में बहुत हेल्प करता है मेरे हिसाब से। अगर आप सीनियर इंजीनियर बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपके सिस्टम्स कैसे हैं, तभी तो आप उसके बारे में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सोच पाओगे, रेजिलियंसी केओस के बारे में सोच पाओगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप हमेशा एक लाइक सॉर्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स की तरह आप कहीं ऑपरेट कर रहे हो। सो आई फील लाइक सिस्टम डिज़ाइन बहुत क्लियर वैल्यू ऐड है मेरे हिसाब से, हर इंसान को आना चाहिए जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एंड देन हाँ, एज आई सेड, एक्सपेक्टेशन अलग है। अगर आप स्टाफ इंजीनियर की तरह जा रहे हो तो आपसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस ज़्यादा मेच्योर होना चाहिए, आपको डेप्थ ज़्यादा होनी चाहिए इन टॉपिक्स के बारे में। एंड डेप्थ इज लाइक फ्रॉम एन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, जितनी डेप्थ चाहिए उतनी तो आपको होनी ही चाहिए, भले ही आपने उन सिस्टम्स पे रियल लाइफ में काम नहीं किया हो। पर कंपनीज भी ये रियलाइज़ करती हैं कि बैक एंड इंजीनियरिंग बहुत वाइड है, एंड हर किसी को हर सिस्टम पे नॉलेज नहीं होती है। लाइक मे बी आप जिन बैकएंड डेवलपर्स के साथ काम भी करते हैं उन्होंने 2 या 3 अलग टाइप के डेटाबेसेस पे काम किया होता है, बट दे उन्होंने 10-12 पे काम नहीं किया होगा, राइट? सो इट्स करेक्ट। इट्स लाइक दैट। और अगेन इस पे भी मैं आपको वही सजेशन दूंगा कि आप मॉक इंटरव्यूज़ अपने पीयर के साथ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा आप मे बी सोच नहीं पाओगे कि कैसे बनेगा, क्या होगा, पर जितने जितने प्रॉब्लम्स आप देते जाओगे, जितना आप पढ़ते जाओगे, आपका नॉलेज बेस इंप्रूव होगा। अगेन इस पे एडिशनल रिसोर्सेज भी हैं, लाइक डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस पे एक बुक है जिसमें काफ़ी डेप्थ में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। हाई स्केलेबिलिटी का एक ब्लॉग है, वो आप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज हैं। तो इट्स लाइक हाँ, मतलब ये है। तीसरा आपका और एक चीज़ ये है कि सिस्टम डिज़ाइन राउंड आपका लेवल डिसाइड करता है। सो दिस इज़ समथिंग जो लोगों को पता होना चाहिए। इस राउंड में आपका परफॉर्मेंस सही में डिफाइन करता है कि आप एक मिड लेवल इंजीनियर की तरह हायर होगे, आप सीनियर इंजीनियर की तरह हायर होगे, कि आप स्टाफ इंजीनियर की तरह हायर होगे। रिगार्डलेस ऑफ आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैसा है, इस राउंड का परफॉर्मेंस काफ़ी क्रूशियल होता है आपके लेवल डिसाइड करने के लिए। सो हाँ, अच्छा, ये मतलब सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू पे डिसाइड होगा कि आप कौन से लेवल पे जाओगे, ये पहले से हाँ, डिसाइडेड नहीं होता फिर? मतलब टारगेट आपको किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मानिए आपके पास 4 साल एक्सपीरियंस है और आप मेटा में इंटरव्यू देने जा रहे हो या गूगल में जा रहे हो, तो ऑलरेडी उनको पता है कि यार 4 साल के एक्सपीरियंस पे मे बी SD2 या SD2 या QA इंजीनियर 2, जो भी आपको बोलना है, वो एक टारगेट करेंगे आपको, राइट? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आप एकदम एज पे हो कि हाँ, दे माइट बी लाइक नहीं, ये इंसान का डेप्थ बहुत ज़्यादा है, मे बी ये IC5 के लिए भी जा सकते हैं। तो ऐसा ऐसा थोड़ा रेयर है, यूजुअली डाउन लेवल ज़्यादा होता है। आप लाइक IC6 के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका सिस्टम डिज़ाइन राउंड परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ तो मे बी आप IC5 की तरह जाओगे।
अब इसको देखने के 2 तरीके हैं, या तो आप बोलोगे कि मुझे लेवल कम मिला है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो कि फेयर है, आप सोच सकते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ऑफ़र मिल रहा है, एक मॉनेटरी अमाउंट है और एक सेट ऑफ रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस है, आप चूज़ कर सकते हो। आपको वो जाना है आगे कि नहीं जाना है। एंड आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और आप डाउन लेवल्ड हो, तो इसका मतलब आपके पास एडवांटेज है, बिकॉज़ रियल जॉब में तो आपके पास ज़्यादा स्किल्स हैं। तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से ऑन द जॉब परफॉर्मेंस शायद आप ज़्यादा अच्छा कर ही लोगे विद इन सम टाइम। तो इस चीज़ को देखने के मल्टीपल लेंस हैं, आप जैसे देखना चाहो देख सकते हो। लास्टली लाइक बिहेवियरल राउंड जो है वो मोस्टली आपकी आई वुड से पास्ट एक्सपीरियंस एंड रियली में आपके थॉट प्रोसेस, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को जज करता है। सो आपको इसको बेसिकली सोचने का तरीका है कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू डिड एक्स, वाई, जेड, व्हाटएवर। तो मतलब कब आपको टीम्स में कॉन्फ्लिक्ट मिला, कब आपने क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ काम किया, कोई डीप प्रॉब्लम सॉल्व करी, कोई कस्टमर ऑब्सेशन दिखाया। सो इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, डिपेंडिंग ऑन लेवल आपके इंटरव्यूअर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने लेवल के हिसाब से अप्रोप्रिएट स्टोरीज बता पा रहे हो कि नहीं। और उन स्टोरीज को आंसर करने का भी फॉर्मेट काफ़ी क्लियर है। सो स्टार फॉर्मेट लोग सजेस्ट करते हैं, बेसिकली सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड देन रिजल्ट। सो क्या सिचुएशन थी, उसमें आपका क्या टास्क था, आपने क्या एक्शंस लिए, और फाइनली उस एक्शन से क्या रिजल्ट मिला। लास्टली एक चीज़ जो एडिशनल लोग मेंशन नहीं करते हैं वो लर्निंग क्या है, लोग मिस कर जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उस पूरे सिचुएशन से क्या लर्न किया, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको दिखाता है कि आप एक ऐसे टीम मेंबर हो जो कि रिफ्लेक्ट करते हो अपने सक्सेसेस, अपने फेलियर्स पे, और अपने फेलियर से सीखते हो, राइट। वो बहुत क्रूशियल स्किल है। सो बिहेवियरल राउंड से आपके बारे में ये सारे लाइक नॉन टेक्निकल सिग्नल्स कलेक्ट होते हैं, टेक्निकल भी कलेक्ट हो सकते हैं, आपका सीनियरिटी जज होता है इससे। क्योंकि आप किसी प्रिंसिपल इंजीनियर का इंटरव्यू ले रहे हो और वो आपको एक प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि एक एंट्री लेवल या फिर से मिड लेवल इंजीनियर सॉल्व कर रहे हैं, तो कंपनी को भी प्रॉब्ली उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पर से आपका स्कोप उतना वाइड है, आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस काफ़ी बड़ा था, आपने कई टीम्स के साथ कॉम्प्लेक्स चीज़ें डिलीवर करी हैं, आपका आपके आंसरों में नुआंस और डेप्थ पता चल रही है, तो वो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस दे सकता है कि हाँ ठीक है, ये इंसान फिट बैठ सकता है इस पर्टिकुलर रोल में। तो ये 3 लार्जली राउंड्स हैं। अब एक चीज़ ये भी है कि बिग टेक इन वन सेंस काफ़ी अच्छा लूप आपको ऑफर करते हैं, बिकॉज वो आपको रिसोर्सेज पहले ही दे देते हैं, वो आपको पहले ही बता देते हैं कौन से राउंड्स हैं, उनका क्या फोकस है, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन में भी आपको उतनी नहीं पता होगी, लेकिन आपको ये पता है कि आपसे पूछा क्या जाने वाला है, आपसे कुछ सरप्राइजेस नहीं आने वाले आपसे। कि लाइक स्टार्टअप्स में इट कैन बी लाइक एक मिक्स बैग हो सकता है। सो लाइक मैंने कई इंटरव्यूज़ दिए हैं जहाँ पे वो आपसे हैंड्स ऑन प्रॉब्लम देंगे, उसे आपको सॉल्व करना है, उसके लिए आप सर्विस कोड लिखिए, टेस्ट कोड लिखिए, गिटहब पे रिव्यू करिए, इस तरह के भी लूप्स हैं। सो इट्स लाइक अब ये सब घूम फिर के अगर आप आओ तो एट द एंड ऑफ द डे ये है कि आपको अपने रिक्रूटर से बहुत पहले और बहुत क्लियर शब्दों में ये जानना है कि आपके इंटरव्यू लूप, आप कौन से लेवल के लिए टारगेट किए जा रहे हो, आपका ये रोल ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ फिट बैठता है, आपका इंटरव्यू लूप क्या है, आप किन फोकस एरियाज पे जज करने वाले हो। कई कंपनीज जो अपने कैंडिडेट को सक्सीड होते हुए देना चाहते हैं वो उनको एक्चुअली हिंट्स दे देते हैं। बिग टेक में तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या पूछा जाएगा। सो अगर मैं एक एडिशनल डिटेल दूँ तो मैंने अमेज़न का भी इंटरव्यू लूप दिया था। मैं उसमें सक्सीड नहीं हुआ, लेकिन उनके लूप में आपसे हर राउंड में वो उनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछते हैं और आपसे फिर कोडिंग या सिस्टम डिज़ाइन भी पूछते हैं। तो इट मिक्स भी हो सकता है। इट्स लाइक आपको ये एक्सपेक्टेशन क्लियरली पता होनी चाहिए कि क्या पूछा जाने वाला है। और वेल इस प्रैक्टिस और इस टाइम पे जब मैं इस पूरे डोमेन में काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने कई कंपनीज़ में लाइक सक्सेसफुली ऑफ़र्स भी गेन किए। मैं उनके नंबर्स या स्टैट्स दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट द पॉइंट इज़ ये इंटरव्यू लूप आपको हेल्प करता है। एंड जो दूसरा पार्ट है इन टर्म्स ऑफ एसडेट, वो तो रियली आपके ऑन डिमांड, ऑन जॉब स्किल्स पे ही चेक हो रहा है, राइट? आपसे अगर आपका ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के बारे में पूछा जा रहा है,
तो वहाँ पे उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो वो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। वो रैदर अगर आपने प्रैक्टिकली काम किया है, आपने फ्रेमवर्क्स बिल्ड किए हैं, टूल्स बिल्ड किए हैं, तो आप उनको एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप लाइक थ्योरेटिकल लेवल पे जा रहे हो। तो वो चीज़ है, इंटरव्यूइंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, सॉल्व प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, होपफुली लाइक आपके ऑडियंस को कुछ इससे टिप्स मिलेंगे। मैं अपना ब्लॉग रिकमेंड करूँगा, आप पढ़ सकते हो उसे। उसमें मैंने ये सारे एडवाइस लाइक रिटन फॉर्म में भी दिए हैं। तो हाँ, वो ब्लॉग मुझे दे देना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि लोग उसको डिटेल में श्योर, पढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल। तो गौरव, ये जो आपने प्रोसेस बोला, आप जब एक्सपीरियंस थे तभी आप देख रहे थे, करेक्ट, मेटा में? तो अगर कोई एक फ्रेशर होता है तो फ्रेशर के भी सेम राउंड्स होते हैं, उनको भी सेम ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि उनका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम होगा। करेक्ट, करेक्ट। अगर आप फ्रेशर हो, मतलब आप एंट्री लेवल हो या आप मिड लेवल इंजीनियर की तरह टारगेट कर रहे हो रोल के लिए, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी, आपके परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होंगे। सो राउंड्स में भी ऐसा हो सकता है कि आपसे सिस्टम डिज़ाइन ना पूछें, मे बी आपसे केवल कोडिंग राउंड्स ही पूछें और एक बिहेवियरल लेके आपको ऑफर रोल आउट हो जाए, राइट? अगर आप मिड लेवल हो तो आपसे सिस्टम डिज़ाइन राउंड पूछा जाएगा, लेकिन उस सिस्टम डिज़ाइन राउंड में आपसे डेप्थ जो है और जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिफरेंट होंगे। सो इट्स लाइक अगेन लाइक ऐसा नहीं है कि आपने आपने यूट्यूब वीडियो किसी की देखी और आप किसी वीडियो किसी ऐसे इंसान की देख रहे हो जो 15 साल से बैकएंड इंजीनियरिंग में काम कर रहा है और वो काफ़ी नुआंस्ड एक्सप्लेनेशंस दे पा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और आपको भी वही बताना है। मे बी नॉट, मतलब एट द एंड ऑफ द डे कंपनीज में काफ़ी सेट रोल्स एंड हायरार्कीज होते हैं और सबको रियलाइज होता है कि हाँ, एक 4 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट से या 2 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट से मैं रीजनेबली क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो वो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस होते हैं। आप प्रिपरेशन तो प्रॉब्ली सेम वे में ही करते हो, आपका परफॉर्मेंस, आपके रियल एक्सपीरियंस, आपकी प्रिपरेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। सो या मतलब उसी हिसाब से आपका आगे का जो भी वो पाथ जाता है उस इंटरव्यू लूप में, वो वैसे ही जाता है। करेक्ट, लेकिन मतलब हम्म। फ्रेशर और फिर एक्सपीरियंस, वो एचआर से या रिक्रूटर से बात करके पता कर सकते हैं कि कितने राउंड्स एक्सपेक्टेड है, तो शायद उसको एक बार पता चल जाएगा कि कितने राउंड्स वगैरह क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी। हाँ, बिल्कुल, लाइक एज आई सेड, सारे बिग टेक कंपनीज में बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। आपको पहले ही पता चलेगा कि क्या स्क्रीनिंग राउंड है, क्या ड्यूरेशन होगी। रिक्रूटर्स लाइक कई बार हम सोचते हैं कि रिक्रूटर्स हमारे साइड पे नहीं है, रिक्रूटर्स बस हायरिंग मैनेजर के साइड पे, बट फ्रैंकली रिक्रूटर्स आपके साइड पे हैं, बिकॉज दे वांट कि आप सेलेक्ट हो, दे वांट कि उनकी रिक्वायरमेंट क्लोज हो, उनका क्वार्टर का टारगेट मीट हो। सो अगर आप उनसे एक पोलाइट वे में, इन अ नाइस वे, अच्छे कॉन्वर्सेशनल स्किल्स के साथ आप उनसे पूछोगे तो आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इवन इफ आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लाइक ऊपर नीचे गया है अगर लूप में, तो वो स्टिल रिक्रूटर एक ऐसा इंसान होता है जो आपके लिए एडवोकेट करता है या करती है उस लूप में। वो आपके लिए एक्चुअली आपके साइड पे हैं, वो बात करेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है, क्या स्कोप है, क्या हम अगर इस लेवल पे नहीं फिट कर सकते हैं तो क्या हम लेट स्टेज ऑफ अ प्रीवियस लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं। सो ऐसा है, आप अपने रिक्रूटर्स से एक अच्छा रिलेशन बनाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कैंडिडेट्स ऐसे करते हैं कि उनके पास लाइक मल्टीपल ऑफर्स हैं, वो सबको हाँ बोलते हैं, लास्ट डे पे किसी एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं और बाकी सबको गोस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से एक अच्छी ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि ऑफ कोर्स जब आप कंसीडर कर रहे हो कि मल्टीपल कंपनीज के बीच में, आप बोल सकते हो मैं मल्टीपल ऑफर्स कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे एक्स जगह पे ये मिल रहा है, मुझे वाई जगह पे वो मिल रहा है, क्या आप उसमें मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या आप बेसिकली ये ऑफर मेरे लिए और अच्छा कर सकते हो। पर जब आपने डिसाइड कर लिया, आपने कहीं ज्वाइन करने का डिसीजन बनाया है आफ्टर कंसिडरिंग एंड एवरीथिंग, तो मे बी लाइक आई विल से आप एक बैकअप अपने लिए रख लो, क्योंकि वो स्मार्ट होगा, आपके हिसाब से भी फेयर है। पर बाकी 6 या 8 कंपनीज जिधर भी आपके पास ऑफर है, उनको आप लास्ट डे तक फील करा रहे हो कि मैं ज्वाइन करूंगा, वो गलत है। क्योंकि उनके लिए फिर वो होगा कि आप ज्वाइन नहीं किए, एंड फिर उससे उनको फिर से सर्च करना पड़ेगा, उन्होंने भी आप में टाइम एंड रिसोर्स इन्वेस्ट किया है। तो ये भी फेयर है। हालांकि इसके दो पहलू हैं, आप जिस वजह से लेना चाहते हो आप ले सकते हो। पर ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं डिसाइड कर लेता हूँ और मैं पहले ही बता देता हूँ ठीक है मैं ज्वाइन करूँगा या नहीं करूँगा। अगर मेरा डिसीजन चेंज भी होता है मिडवे तो मैं अपने बाकी रिक्रूटर्स को इन्फॉर्म्ड रखता हूँ,
रीजन बीइंग इट्स लाइक आपका नाम और आपके एक्शंस आपके लिए इंडस्ट्री में एक वो क्रिएट करते हैं परसेप्शन, और आपको नहीं पता ये हायरिंग मैनेजर, ये जो लोग आपके जिनके साथ आप काम भी कर रहे हो, ये बाद में कौन से कंपनीज में जाएंगे और आपके बारे में कैसे बात करेंगे। अगर आपके बारे में पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो मे बी ये आपको बाद में भी थोड़ा आपको नहीं पता किस वे में आपको इसका आउटकम मिलेगा, बट हाँ हो सकता है दे विल रिमेंबर कि नहीं ये कैंडिडेट काफ़ी इन्होंने अच्छे से एक्ट किया, नहीं ज्वाइन करना था इन्होंने मना कर दिया, बाद में आपको 1 साल बाद डबल थॉट्स आए, आपने बोला क्या मैं फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ, दे माइट इवन जस्ट कंसिडर यू। ऐसा भी होता है, ये इंडस्ट्री एकदम बाइनरी 0 and 1 नहीं है, थोड़ा ग्रे ग्रे एरियाज भी हैं। तो हाँ ये एक जनरल एडवाइस है, बट आप अपने इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप आइडियलिज्म के चक्कर में आपने अपने लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है, बट हाँ दैट्स एक साइड एडवाइस है, मे बी टेक इट और लीव इट, फ्री एडवाइस की ऐसी वैल्यू होती है, राइट। वो तो रही है। तो गौरव, आपको क्या लगता है एक फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस के लिए डीएसए कितना इम्पोर्टेंट है? ओके, डीएसए इम्पॉर्टेंट तो है, एज आई सेड ये लाइक आपके लूप्स में डिफाइन करता है। आप जब अपने डे टू डे जॉब में भी कोड करते हो, आप एक एंट्री लेवल से मैक्सिमम एक्सपेक्ट यही करते हो कि दे शुड बी गुड एट देयर जॉब। अगर उनको कोई टास्क दिया जा रहा है तो वो अपना टास्क कर पाएँ। अगर आप एसडेट हो या आप एक डेवलपर हो तो आपसे प्राइमरली कोड ही एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप कोड ऑफ कोर्स बिल्ड कर रहे हो, आप लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे हो, पर इन सबका बेस तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ही हैं। एल्गोरिथम्स में कुछ एल्गोरिथम्स के इम्प्लीमेंटेशन जो हम कॉलेज में सीखते हैं या फिर इवन इन कोडिंग इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, मे बी आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ऑन द जॉब। लाइक अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप प्रॉब्ली आप टिम सॉर्ट यूज़ करोगे, या फिर आप जो भी लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड कर रही है वो आप करोगे। लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कब किस वे में आप इनएफिशिएंट सॉर्ट कर रहे हो। कई बार इन एल्गोरिथम्स को के इम्प्लीमेंटेशन को जानने से ये फ़ायदा होता है कि आप फ्यूचर में किसी तरह की सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक इंसाइट मिलती है कि ठीक है इसे मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक अगर आप देखो तो मैप, लिस्ट, क्यू, ट्री, ये बेसिकली आपके एंड ग्राफ ऑफ कोर्स, ये आपका लाइक ब्रेड एंड बटर है ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और आपको इसके बारे में अगर नहीं पता है, डिपेंडिंग आपके रोल और कैसी एक्सपेक्टेशंस है, मे बी आप इतना डील नहीं करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करोगे। आपसे कोई ट्री सर्च इंप्लीमेंट करने के लिए शायद नहीं बोलेगा अनलेस एंड अनटिल आप किसी बहुत डीप टेक्निकल डोमेन में काम कर रहे हो। सो आई विल से कि नॉलेज होनी चाहिए, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप इंटरव्यूज़ में उस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, उन्हें यूज़ करना आना चाहिए, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। आपसे कोई इंटरव्यूज़ में यूजुअली इंटरनल डिटेल्स शायद नहीं पूछेगा, लेकिन कॉलेज लेवल पे लाइक सिंस आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके इंटरव्यूअर भी ये जानना चाहते हैं कि आप टेक्निकल हो कि नहीं, आप टेक्निकल आपकी माइंडसेट है, आप कितने बड़े नर्ड हो मे बी। तो वो आपसे शायद इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये एल्गोरिथम कैसे है, ये एल्गोरिथम बेटर है कि दूसरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेटर है, आप बीएफएस कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, बीएफएस मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च या फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च, दोनों में क्या बेटर है, किस सिचुएशन में क्या एल्गोरिथम बेटर होगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू लूप में पूछे जा सकते हैं। ऑन द जॉब तो ऑफ कोर्स आपको लाइक जो आपका कोर स्किल है, अगर आप एसडेट हो तो आपको लाइक टेस्ट लिखना, टेस्ट समझना, बैकएंड सिस्टम समझना, स्टोरीज समझना, अगर आप मोबाइल साइड में हो तो मोबाइल फ्रेमवर्क्स पता होना, कैसे आप इनके टेस्ट लिख सकते हो, सोर्स कोड कैसे सेटअप है, इसके लिए क्या क्या टूलिंग लिखी जा सकती है। फिर वो एक एक लंबी लिस्ट है जो मतलब जिस पे हम इंडस्ट्री डिस्कस भी कर सकते हैं। सो एनी हाउ मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, आई विल से सीख लो, थोड़ा टाइम दे दो, इट्स ओके। लाइक 30 मिनट्स भी रोज करोगे कंपाउंड हो जाएगा विद इन लाइक 1 ईयर। 30 मिनट्स की वैल्यू लोग बहुत अंडर वैल्यू करते हैं, बट आप रोज किसी चीज़ पे काम करो, आप 6 महीने 1 साल के अंदर अपने अंदर खुद ही डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे। बट वो हैबिट बिल्ड करना, वो कंसिस्टेंसी थोड़ा हार्ड है। और नॉर्मली ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है, मतलब लोग ये बोलते हैं कि ना, सब लोग बोलते हैं कि डीएसए पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए कोई बताता नहीं है। मतलब एक जन बोलता है ये पढ़ना चाहिए, दूसरा जन बोलता है ये पढ़ना चाहिए।
तो आपके हिसाब से अगर मैं डीएसए स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि मैं एटलीस्ट एक इंटरव्यू में जा पाऊँ और एक ऑफर भी लेके आऊँ? ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि लाइक लीड कोड का आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लीड कोड के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको जो कॉमन सॉर्ट ऑफ डीएसए नॉलेज चाहिए, लाइक आपको एरेज क्या होते हैं, लिस्ट क्या होता है, मैप क्यू, देन सर्चिंग क्या होता है, ट्री पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, एंड ऑल्सो लाइक सम लो लेवल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। इन इन सब पे एक्चुअली फिक्स पाथ्स हैं जिनको आप एक्चुअली लाइक एक के बाद एक आप उनका सॉर्ट ऑफ गाइडेड रिफ्रेशर पढ़ सकते हो। एंड देन लाइक यू नो आप बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उनके सोल्यूशन देखते देखते आप अपना एक सॉर्ट ऑफ नॉलेज बेस डेवलप कर सकते हो। तो वो आई थिंक एक प्रिटी एस्टैब्लिश्ड एंड कॉमन रिसोर्स है आज की डेट में। जब मैंने लाइक प्रिपेयर करना शुरू किया तो मैंने एक इंटरव्यू केक करके कोई साइट थी, उनका भी मैंने पूरा डीएसए का कोर्स एक बार पढ़ा था। मैंने उसके पहले एक एक्चुअली एक पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स पे बुक है जिसमें कि वो लाइक पाइथन लैंग्वेज में यू नो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, मैंने वो बुक भी पढ़ी थी सबसे पहले। बट देन लेटर ऑन मैंने ये रियलाइज़ किया कि बुकिश नॉलेज और एक्चुअल इंटरव्यू नॉलेज में फ़र्क है। आपको डेप्थ पता है डजंट मीन कि आप ऑन द स्पॉट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व तो आप तभी करोगे जब आपने प्रैक्टिस किया होगा। इट्स लाइक मैथ्स, आपने मैथ्स में फॉर्मूला देख लिया, आपने 2 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देख लिए, डजंट मीन कि आपको नई प्रॉब्लम मिलेगी आप उसे सॉल्व कर लोगे, राइट? मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सिमिलरली डीएसए इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो हाँ, ये रिसोर्स हैं। क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो। तो रिसोर्सेज तो बहुत हैं। अब ऐसे क्या है कि कंटेंट भी रिपीटेड है, ऐसा नहीं है कि सब जगह कुछ बहुत यूनिक कंटेंट मिल रहा है। तो आप एक रिसोर्स पिक करो, लाइक अगर आप लीड कोड पिक कर रहे हो तो आप लीड कोड ही पढ़ो, पहले उस रिसोर्स को कंप्लीट करो, प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहो, दैट इज़ गुड इनफ मेरे हिसाब से। मे बी आपको ऐसा फील होता है कि आपको डेप्थ नहीं है, लाइक आपको नहीं पता है कि आपको बस इतना पता है कि बेसिक्स क्या हैं जो इंटरव्यूज़ में मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट मुझे स्ट्रक्चर्स पता नहीं है इन रियलिटी। देन आप प्रॉब्ली एक बुक पढ़ सकते हो ऑन द साइड। तो आई थिंक वो भी मैंने लिंक किया है उस ब्लॉग में, वो भी आई थिंक हेल्प कर सकता है। और लीड कोड में भी मतलब सिंपल फिर मीडियम फिर डिफिकल्ट लेवल ऐसे ऐसे करके एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जैसे वो लोग स्टार्ट करते हैं। ईजी सॉल्व करो, ईजी प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले 3 से 6 महीने में, इंटरव्यूज़ मत दो उस टाइम पे, थोड़ा बेस बिल्ड कर लो पहले। उसके बाद इजी से मीडियम पे चले गए, मीडियम सॉल्व करने लग गए तो आप काफ़ी अच्छे पाथ पे हो। क्योंकि हार्ड प्रॉब्लम्स यूजुअली क्या हैं कि लाइक वो हार्ड ऑन पर्पस होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि अभी आपका आपका सिस्टम जो है उसकी एज क्या है, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, आप किधर कितना जा सकते हो आपकी डेप्थ कितनी है। तो हार्ड प्रॉब्लम्स हर कोई हमेशा सॉल्व नहीं कर पाता है इंटरव्यू लूप्स में, दैट इज़ ऑल्सो ओके। वहाँ पे वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे हो पाएगा। बट हाँ, अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो देन फैंटास्टिक, आपने अपने लिए बहुत सारे इंटरव्यू पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए उस इंटरव्यू राउंड में। सो हाँ, मतलब वही है, एक स्टेप बाय स्टेप चलो, मतलब जैसे एक लैडर है, या फिर सिंपल एग्जांपल है, आप मैराथन रन करना चाहते हो, राइट? तो आप पहले लाइक 100 मीटर्स धीरे धीरे करना शुरू करो, राइट? थोड़ा पहले वॉक करना शुरू करो, फिर धीरे दौड़ना शुरू करो, फिर आप 200 मीटर्स करने लगो, स्प्रिंट कर रहे हो। मैराथन इज़ अ वेरी डिफरेंट जर्नी, राइट? और इन सम वे इंटरव्यूइंग एक ऐसी मसल और एक ऐसी स्किल है जो कि आप अपने करियर में थ्रू आउट थोड़ा थोड़ा बिल्ड करते जाते हो। तो ये भी एक मैराथन ही है एक तरीके की। क्वेश्चन ये है कि आप उतना टाइम निकाल पा रहे हो कि नहीं। अगर आप टाइम निकाल करेक्ट। पा रहे हो और हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू विल गेट बेटर। मैटर ऑफ टाइम, नॉट लाइक कभी होगा कि नहीं, इट्स लाइक होगा, लेकिन जस्ट वो जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट के बाद आप रियलाइज करते हो कि अच्छा अब इजी प्रॉब्लम्स में मुझे चैलेंज फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप थोड़े से लेवल अप हो गए उधर, राइट? और हम लोग ने ऑलरेडी इतनी बात की मेटा की, तो आप इसके अलावा हम्म। कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो भी लोग मेटा कंपनी को टारगेट कर रहे हो उसके लिए? नहीं, आई थिंक हमने इंटरव्यू पर्पस के हिसाब से काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेटा या कोई भी बिग टेक कंपनी जो है ना, लाइक ये आपके नॉर्मल मिड साइज कंपनीज या स्टार्टअप से बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। सो लाइक आपके एक्सपेक्टेशंस भी क्लियर होने चाहिए कि आप उस एनवायरनमेंट में जा रहे हो तो आप किस पर्पस से जा रहे हो और आप
क्या चाहते हो एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि क्या है कि जब आप इन कंपनीज में ज्वाइन करोगे तो आप ये देखोगे कि जो टूल्स या एनवायरनमेंट्स पे आप ज़्यादा काम करते हो वो आपको मिलेंगे नहीं। लाइक उनके खुद के यूनिक वेज होंगे ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम, उनकी खुद की टूलिंग होंगे, खुद के फ्रेमवर्क्स होंगे, सर्वर के लिए वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशन होगा, सेम फॉर मोबाइल, सेम फॉर डेटा, हर टेस्टिंग से रिलेटेड उनका वेल डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो अब वहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप इसमें क्या डेल्टा ऐड करोगे। सो डेल्टा ऑफ कोर्स आप ये ऐड करोगे कि आप मतलब पहले तो आपने एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो उस टेबल पे, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो लाइक सबने कहीं ना कहीं आप में कुछ देखा है इसीलिए आपको सेलेक्ट किया है, राइट, उस राउंड के लिए। तो ज्वाइन करने के बाद इतनी बड़ी कंपनी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले इम्पोस्टर सिंड्रोम आता है, 6 महीने से 1 साल। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि अगर आप सेलेक्ट होते हो और आप ज्वाइन करते हो तो इम्पोस्टर सिंड्रोम को अपने फेवर में यूज़ करो। आप नए हो तो सीखो अच्छे से, रियली में फिगर आउट करो क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करो वहाँ पे बैठ के। एंड अगर आप ओपन एंड क्यूरियस हो लर्न करने के लिए तो आप यूजुअली ठीक ही करोगे, एज लॉन्ग एज आप अपने आसपास लोगों से फीडबैक लेते रहो कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कुछ मेंटर्स डेवलप करो अपने लिए उधर। तो मोस्टली आप ठीक बात पे जा सकते हो। बट ऑफ कोर्स लाइक कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत सारी डिफरेंट टीम्स हैं, अलग अलग तरह का काम है। सो काफ़ी मिक्स बैग है एंड इट्स लाइक आपको थोड़ा सा ऑन योर टोज रह के ऑन द जॉब जल्दी सीख के वैल्यू क्रिएट करना आना चाहिए। सो थोड़ा सा मतलब इट्स लाइक डिपेंड करता है, इट्स नॉट कहते हैं एक इजी जॉब शायद नहीं होगा आपके लिए, बट हाँ एट द सेम टाइम चैलेंजिंग भी है, रिवॉर्डिंग भी होगा। मतलब तो मतलब मेटा का कल्चर कैसा है, मतलब लोग सपोर्टिव है कि ऐसा है कि आपको सब स्किल सेट आने ही चाहिए जो भी जॉब परफॉर्म करे, या फिर आप करते करते भी सीख सकते हो? नहीं नहीं, मतलब आपके कलीग्स काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी सपोर्टिव भी होंगे। मैंने मेटा पे एक एक्चुअली पूरी सीरीज़ लिखी थी उनके इंजीनियरिंग कल्चर पे जब मैं वहाँ से निकला था, बिकॉज मैं अपने लिए खुद इंटरनलाइज करना चाहता था कि मैंने इस एनवायरनमेंट में क्या ऑब्जर्व किया। तो मैंने आई थिंक 7 to 8 ब्लॉग्स लिखे हैं, वो हम लिंक कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग कल्चर के बारे में जानने में। बट लाइक हाँ इट्स लाइक लोग सपोर्टिव हैं। सी एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे जो काम कर रहे हैं दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम स्पेस, मतलब वो किसी और दुनिया से नहीं आए हैं। वो भी आपके मेरे जैसे ही लोग हैं जिन्होंने जो कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए पैशनेट हैं। उन्होंने भी अपनी कुछ पढ़ाई करी है, कई साल काम किया है, अलग अलग चीज़ों पे काम किया है, और अब सम हाउ उनका पाथ उनको इस कंपनी में ले आया, राइट। तो वो समझ में आता है कि आप कौन से करियर लेवल पे हो, और लाइक आपका मैनेजर, आपके पीयर्स आपको सपोर्ट करेंगे एज लॉन्ग एज आप भी विलिंग हो राइट थिंग्स पे फोकस करने के लिए और करने के लिए। आपको पहले 3 महीने का सॉर्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग टाइम मिलेगा, आप सीख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस पे नहीं डाला जाएगा। बट आफ्टर 3 मंथ्स हाँ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। मेटा एक हाई परफॉर्मेंस कंपनी है, तो मतलब वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आप लाइक एंटर करते ही आप एक रिलैक्स स्पेस पे शायद नहीं रह पाओगे, आपको टाइम लगेगा। मे बी लोग बोलते हैं कि 1 से 2 साल के बाद आप थोड़ा कंफर्टेबल होते हो कंपनी में, कि अब आपको इंटरनल टूल्स समझ में आ गए हैं, आपको एनवायरनमेंट समझ में आ गया है, और अब आप थोड़े हायर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, राइट। तो वैसा है, इट्स लाइक कई बार कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, कोड किधर है क्या चेंज करना है, इस चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा, टीम से बात करनी पड़ेगी आपको, अलाइनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक आपसे टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, आपका लीडरशिप, डायरेक्शन, ये सारे मतलब आपके बहुत अच्छे से टेस्ट होंगे इस कंपनी में। तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सरसाइज। आई थिंक लोगों को ट्राई करना चाहिए इस तरह के एनवायरनमेंट में भी काम करना। मे बी आप डिसाइड करोगे कि एनवायरनमेंट आपके लिए नहीं है, एंड आपके लिए कोई और एनवायरनमेंट आपको ज़्यादा सूट करता है, और वो भी सही है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो गौरव, नॉर्मली हम लोग ने मेटा के बारे में इतनी बात की, इतना प्रिपरेशन हम्म करना पड़ता है, इतने राउंड्स देने पड़ते हैं, फिर जाके किधर हमारा सिलेक्शन होता है। तो हम लोग हम्म एक बार सिलेक्शन होने के बाद सोचते हैं कि चलो अभी हम लोग इसी में रह जाएंगे, अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कुछ अलग सोचा, करेक्ट? तो आप ये बता सकते हो कि फिर आपने क्यों मेटा छोड़ा? हाँ ये तो $1 million क्वेश्चन है, और ये तो मुझसे हर किसी ने पूछा है।
क्योंकि लाइक लोग सोचते हैं कि आप मेटा लंदन में काम कर रहे थे, अब आप बैंगलोर में क्या कर रहे हो, लाइक आपने क्यों छोड़ा? तो मेरा मेरा आंसर बहुत सिंपल है, मेरे पर्सनल रीजंस थे। मेरा कंपनी से रिलेटेड कोई भी मोटिवेशन नहीं था उधर। मेटा में मेरी टीम बहुत फैंटास्टिक थी, मेरे मैनेजर बहुत अच्छे थे, एंड आई फील वहाँ पे काफ़ी अच्छी लर्निंग एंड ग्रोथ भी थी, अलग चैलेंजेस थे। मैं चाहता तो मैं कंटिन्यू कर सकता था, बट देन आई गेस मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लाइक लंदन में कंटिन्यू नहीं करना था, एंड मुझे वापस आने की एक स्ट्रॉन्ग इच्छा थी मुझे और मेरे पार्टनर को। सो देन हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि ठीक है, लेट्स कम बैक। तो मोस्टली वही था। आई थिंक कंपनी रिलेटेड मैंने कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, हालांकि उस टाइम पे कंपनीज में 2 ले ऑफ राउंड्स भी हुए थे। मैं दोनों राउंड्स में सेफ था। हालांकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी एज अ न्यू एम्प्लॉय इमिग्रेंट इन अ न्यू कंट्री चैलेंजिंग होता है, बट देन हाँ, मैं कुछ तो सही कर रहा था शायद, क्योंकि मतलब मैं उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट वही है, मेरा मेरा पर्सनल रीज़न है, और मल्टीपल अदर रीजंस हैं जो कि शायद इस पॉडकास्ट के स्कोप में नहीं आते हैं। बट हाँ, लाइक आई आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप अपने खुद के लिए डिसाइड कर सकते हो आपके लिए क्या चीज़ ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सोचते हैं कि ये जॉब एंड ऑल है, या दिस इज एक ड्रीम जॉब है, अगर ये जॉब मिल गया तो इसके बाद लाइफ में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? सो हाँ, ये मेरा लाइक शॉर्ट आंसर है। होपफुली लाइक ये सवाल मुझसे बाद में और कोई नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो प्रॉब्ली सेम आंसर ही मिलेगा आपको। करेक्ट। हाँ, मतलब सबका अलग अलग होता है, शायद आपको मेटा सूट कर जाए, मुझे ना कर जाए, तो हर एक का अलग करेक्ट। अलग करने का तरीका होता है। हम्म। तो करो, क्योंकि मतलब समझो कि किसी के पास ऑफर्स है बड़ी कंपनीज का, जैसे मेटा हो गया, फैंग कंपनीज हो गया, या फिर एमएनसीज भी हो गई, या फिर स्टार्टअप हो गया। हम्म। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने सब में काम किया हुआ है, तो कौन सी बेटर होती है हमारे लिए? ऐसा कुछ है क्या? ओके, अगेन लाइक आंसर मैं थोड़ा सा नुआंस आंसर दूंगा कि आपको अपने लाइफ स्टेज, एक्सपीरियंस और सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। ये डिसीजन पे आप प्लीज़ किसी की ब्लैंकेट एडवाइस मत लीजिए, क्योंकि जो आपको एडवाइस दे रहे हैं उनकी लाइफ जर्नी बहुत अलग है, और वो अपनी लाइफ में भी अलग सिचुएशन पे हैं। आप किसी डायरेक्टर से एडवाइस लोगे तो वो आपको अलग एडवाइस देंगे, आपके पीयर्स आपको एक अलग एडवाइस देंगे, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप अपने लाइफ के करियर में किधर हो। सो आई विल से यूजुअली लाइक देखिए, जॉब के 2 मेन पार्ट हैं, एक तो आपकी कॉम्पनसेशन है, एंड सेकंड है आपका एक्चुअल जॉब लर्निंग ग्रोथ, राइट? अब ये एक आप बैलेंस की तरह ले सकते हो, राइट? ये आपका एक बैलेंस है। आप एक ही पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे और दूसरे पे फोकस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, करेक्ट? आप पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा जा रहे हो और आप लर्न कुछ नहीं कर रहे हो, तो अभी तो शॉर्ट टर्म में अच्छा रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप ग्रो बहुत कर रहे हो लेकिन आपको कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी गलत है। फिर आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पर्सनल फाइनेंस एंगल के हिसाब से और अपने फैमिली के फ्रंट पे आप फेयर नहीं हो। तो एक बैलेंस है। आप ऐसी कंपनी चूज़ करिए जहाँ पे आपको फेयर पे मिल रहा है, जहाँ पे लोग विलिंग हैं आप पे बेट लेने के लिए, आपको ग्रोथ मिल रही है, आप चीज़ें सीख रहे हो, मे बी आपको एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, अच्छे मेंटर्स मिल रहे हैं और कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ चैलेंजेस मिल रहे हैं, राइट? अब ये कंपनी एक स्टार्टअप भी हो सकती है, ये कंपनी एक बिग टेक कंपनी भी हो सकती है, मे बी एक लार्ज एंटरप्राइज भी हो सकती है। इन जनरल मैं एडवाइस यही बोलूँगा कि कहीं पे सेटल होने के विचार लेने से पहले थोड़ा दुनिया देखिए, मतलब अलग अलग जगहें एक्सप्लोर करिए, देखिए आपको क्या पर्सनली सही लगता है, और अपना खुद का डिसीजन लीजिए एट द एंड ऑफ द डे कि आपको कैसा है। आपकी लाइफ सिचुएशन भी आपको कुछ सजेशंस देगी, लाइक से आप अभी अपने पहले करियर के फर्स्ट डेकेड में हो अगर, राइट? तो आप ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करो तो आपको आई थिंक बेटर होगा। और ग्रोथ सिर्फ आपके जॉब से आपको नहीं मिल सकती है, ग्रोथ आपको बहुत सारी अलग चीज़ों से मिल सकती है। आप कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इस तरह के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट? किसी को मेंटर कर सकते हो, बहुत तरीके हैं ग्रोथ के। तो ये सारे अगर आप एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करते हो अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, तो आई थिंक वो आपको एक बेटर प्रोफेशनल बनाता है। आप अपने जॉब में क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, क्या आप अपने कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो, नहीं, वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप अगर किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो जहाँ आपको लगता है कि आप
फिट नहीं बैठोगे, लाइक आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो या ये एनवायरनमेंट आपके लिए नहीं है, तो प्लीज़, दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप बाकी कंपनीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वही है, मतलब ये एडवाइस लाइक हर लेवल के हिसाब से अलग हो सकती है। और आई थिंक कोई भी एडवाइस देने से पहले किसको मैं एडवाइस दे रहा हूँ, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट जानना चाहूँगा। तो बेटर यही होगा कि हाँ, अगर आप अपने लाइफ सिचुएशन में किसी इसमें आप बात करना चाहते हैं, तो मैं टॉपमेट पे भी हूँ, आप मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हो, हम लोग बात कर सकते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, और मे बी आपको कुछ एक टेलर्ड सेट ऑफ सजेशंस दे सकते हैं। बट हाँ, मेरी जनरल एडवाइस यही होगी कि आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, पर प्लीज़ अपने साथ फाइनेंशियल सुसाइड मत करिए, प्लीज़ अपना फाइनेंशियल भी कंसिडर करिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो और अभी आपने ग्रोथ की बात की, करेक्ट? तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपना करियर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, से फ्रेशर है, वो अपने टेस्टिंग करियर में कैसे ग्रो हो सकता है फ्रॉम जूनियर टेस्टर टू सीनियर टेस्टर? ओके, ठीक है। अगर आप टेस्टिंग में नए-नए आए हो, तो सबसे पहले तो लाइक वेलकम। आपकी आपकी लाइफ बहुत इनक्रेडिबली चैलेंजिंग होने वाली है, राइट? एकदम स्मूथ सेलिंग नहीं होने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हो कि टेस्टिंग एक आसान जॉब है और कुछ सिंपल चीज़ें करके मैं इस करियर में लॉन्ग टर्म ग्रो कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप थोड़े मिसकंसेप्शंस के साथ आ रहे हो। टेस्टिंग काफ़ी वाइड है, एंड लाइक ग्रोथ क्या है, लाइक लोग मुझसे पूछे इज देयर ग्रोथ इन टेस्टिंग, राइट? लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरे 10 साल हो गए तो मतलब अब टेस्टिंग में और कुछ नहीं रह गया, मतलब अब तो या तो मुझे मैनेजमेंट में जाना चाहिए या मुझे डेवलपमेंट में जाना चाहिए, उससे मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, चैलेंजेस मिलेंगे एंड ऑल दैट, राइट? तो पॉइंट इज, ग्रोथ देखने का नज़रिया अलग होता है, और ग्रोथ पर्सनल होती है, राइट? आपके लिए जो ग्रोथ है वो शायद मेरे लिए ग्रोथ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। पर अगर इस एग्जाम्पल को देते हैं कि आप एक नए फील्ड में आप उतरे हो, तो आई विल से पहले 1 या 2 साल सीखो, अच्छे से सीखो, और एक स्पॉन्ज की तरह बन जाओ और बस अब्जॉर्व करते जाओ जहाँ से जो मिल रहा है। देखो अपने कंपनीज में, आपके एनवायरनमेंट में टॉप 5% 10% एम्प्लॉयज़ कौन है, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या डिफरेंट चीज़ें वो ट्राई कर रहे हैं अपने जॉब में, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। होपफुली अगर आपको राइट मेंटर्स मिले तो वो आपको भी सिखाने के लिए रेडी होंगे। अगर नहीं, तो देन प्लीज़ दूसरे लोगों को ढूंढो क्योंकि लोग तो बहुत अलग अलग तरह के मिलेंगे आपको, राइट? बट हाँ, आई विल से फर्स्ट 2 years में सीखो, लाइक टेस्टिंग में क्या क्या अलग तरह के टेक्निक्स हैं, कॉन्फ्रेंस टॉक्स सुनो, बुक्स पढ़ो, लाइक अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका प्रोडक्ट है, उसका एक बैकएंड सर्विसेज रिलीज़ हो रही हैं, एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं, तो सीखो कि कैसे उसको टेस्ट कर सकते हैं, कैसे फंक्शनली टेस्ट करोगे, कैसे नॉन फंक्शनली करोगे। अगेन व्हेन आई से टेस्ट करोगे, मैं नेसेसरली ये नहीं बोल रहा कि आप उसे बाय हैंड टेस्ट करो या फिर आप उसके लिए ऑटोमेशन कोड लिखो, या आप लाइक मेरे हिसाब से लाइक इसके बीच में डिफरेंशिएशन भी ज़्यादा हेल्दी नहीं है। अगर आपको टेस्टिंग स्केल पे करनी है तो आपको कहीं ना कहीं उसे ऑटोमेट करना ही पड़ेगा, राइट? नाउ कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, टेस्टिंग को आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हो बिकॉज टेस्टिंग के बहुत सारे फैसेट्स होते हैं। मैं एग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, पर एट द एंड ऑफ द डे, लाइक एक टेस्ट की वैल्यू क्या है कि आपके सिस्टम में कुछ चेंज हो रहा है, आपको उसे डिटेक्ट करना है एज सून एज पॉसिबल। जब वो सोर्स कोड में चेंज हुआ, अगर आपका एक टेस्ट आपको बता रहा है कि हे आपने ये चेंज किया एंड 10 रिग्रेशन ब्रेक हो गए, तो दैट इज़ उससे जो वैल्यू मिलेगी वो आप शायद बाय हैंड हर बार क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप भी थक जाओगे, आप मशीन नहीं हो, 24 घंटे आप नहीं काम कर सकते, पर आपका लिखा हुआ टेस्ट 24 48 साल, 2 साल 5 साल रन हो सकता है अगर वो मेंटेन हो रहा है, राइट? सो आई विल से हाँ, प्लीज़ अपने 2 साल में सीखो बहुत, कोडिंग सीखो, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स कैसे हैं, नॉट नेसेसरली यूआई पे ही फोकस करो, वेब पे ही करो या मोबाइल पे करो। पहले किसी एक चीज़ को पकड़ के उसको अपना एक बेस बनाओ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप बैकएंड से स्टार्ट करते हो तो बैकएंड में बेस बनाओ, 1 से 1.5 साल काम करो, देन स्विच करो, लाइक वेब पे जाओ या मोबाइल पे जाओ, क्योंकि थोड़ा सा आपको एक पूरा स्टैक कैसे एप्लीकेशन का बनता है और अलग अलग प्रॉब्लम्स में कैसे तरह के फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स आप लिख सकते हो, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई विल से लार्जली अगर आप ये सब कर रहे हो और आप अपने कंपनी के लिए फीचर्स हाई क्वालिटी के साथ डिलीवर कर पा रहे हो,
अगर आपकी शिप फीचर्स में बहुत ज़्यादा बग्स नहीं आ रहे हैं, प्रोडक्शन आउटेजेस नहीं आ रहे हैं, कंपनी का पैसा लूज़ नहीं हो रहा है, तो आप अच्छा कर रहे हो। कंपनीज यूजुअली ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, नए टूल्स ब्रिंग कर रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं, उनको भी अपस्किल कर रहे हैं, इवन एज एन एंट्री लेवल। ऐसा नहीं है कि ये जॉब आपके टेक लीड का है या आपके टीम के सीनियर इंजीनियर का है। मैं वो लेवल्स की बाउंड्रीज में उतना हाई मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से आप एक नेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर बन सकते हो अपने टीम में, और आपको बनना चाहिए क्योंकि आप वरना ग्रो कैसे करोगे। और जब भी आप बोर हो रहे हो कि हाँ एक चीज़ बोर हो रहे हो, तो प्लीज़ किसी और को सिखाओ और दूसरी चीज़ पिक करो। तो जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वैसे ही आपकी ग्रोथ भी होती जाएगी, लाइक ऑर्गेनिकली होगी। होपफुली आपका मैनेजमेंट आपके कंट्रीब्यूशंस को रियलाइज़ करेगा, आपको प्रमोट करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज़, अगेन बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप दूसरी कंपनी में जाओ, उधर जाके इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करो। सो ये एक पाथ है फ्रॉम एंट्री लेवल टू मिड लेवल मेरे हिसाब से। मिड लेवल से सीनियर, सीनियर से स्टाफ, स्टाफ से प्रिंसिपल, ये बहुत अलग अलग जर्नीज़ हैं। और इनमें आपसे बहुत सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो आपका स्कोप, आपका डेप्थ, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, आपका इन्फ्लुएंस, ये सब बढ़ता जाता है। सो अगर अब आप एक इमारत बनाने जा रहे हो और आप बुर्ज खलीफा की हाइट की इमारत बनाना चाहते हो, जो कि आपका करियर है, तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। सो आपके पहले 2 साल आपके फाउंडेशन है, तो उस साल में आप एक्चुअली सीखो लाइक अगर कोई सिखा रहा है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा है, तो उससे बढ़िया आपको कुछ नहीं चाहिए। गौरव, आपने बोला कि लोग ऐसे पूछते हैं कि 10 साल के बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ग्रोथ है कि नहीं है, तो लोग ये भी पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ज्यादा सैलरी नहीं मिलती, तो हाँ श्योर, आपको क्या सैलरीज लगता पे है तो उसके बारे बहुत में? ही कंटेंशियस टॉपिक है। आई थिंक मैंने इस पे एक ब्लॉग लिखा था कि मेरा ब्लॉग का टाइटल था कि शुड एन एसडेट मूव टू एसडीई, मतलब क्या एक एसडेट को डेवलपर में स्विच होना चाहिए। थोड़ा सा हुक वाली लाइन थी इस ब्लॉग की, और उसमें मैंने बेसिकली अपनी लाइफ जर्नी के हिसाब से, मतलब एक एग्जाम्पल दिया था कि लाइक मेरे पास भी ये थॉट आए थे जब मैं 5-6 साल का एक्सपीरियंस में था कि क्या मुझे स्विच करना चाहिए, क्या मैं ज़्यादा पैसे बनाऊंगा, राइट, वट एवर इट इज़। तो मैंने उस टाइम पे कुछ डिसीजन लिए। इन जनरल, अगेन लाइक टेस्टिंग में क्या आपको पैसे मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स आप फ्री में तो काम कर नहीं रहे हो। अगर आप इस जॉब में आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी चाहिए। बट द पॉइंट इज, अगर आप इन जनरल सर्च करो, आप levels.fyi में जा सकते हो, आप टेस्टिंग के जॉब सर्च कर सकते हो कि क्या सैलरी है, एक सिमिलर एक्सपीरियंस के डेवलपर को कितना पैसा मिल रहा है, राइट। तो हाँ, डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक्स में मैं नहीं जाऊँगा, वो आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बहुत ही बेस पीस मील टाइप के पैसे मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। मे बी एक डिफरेंस होगा, अगर आपके लेवल पे कोई डेवलपर है विथ लाइक 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, एक गैप हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वो बैक एंड डेवलपर है, मोबाइल डेवलपर है, वेब है, AI ML है। हर स्किल को कंपनी अपने हिसाब से वैल्यू करती है। कुछ कंपनीज एक्चुअली रोल एग्नोस्टिक भी होते हैं, वो लाइक लेवल्स के हिसाब से पे डिसाइड करते हैं कि अगर आप एक प्रिंसिपल लेवल पे हो और आपसे आप प्रिंसिपल ऑन डेवलपमेंट साइड हो या टेस्टिंग साइड पे हो, तो आपका पे स्केल काफ़ी इक्विवेलेंट होगा, राइट। ऐसे भी हो सकता है। सो द पॉइंट इज, अगर आप इन जनरल इंडस्ट्री का व्यू लो, तो लाइक बहुत सारे लोग हैं जो कि टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, राइट। ऑफ कोर्स इन सबके घर चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, मतलब लोगों को पैसे तो मिल ही रहे हैं, राइट, कहीं ना कहीं। एंड सो मेरे हिसाब से ग्रोथ है, डेफिनेटली है। डिपेंड करता है आप कौन से कंपनीज में हो, किस तरह के रोल्स कर रहे हो, आपका स्किल लेवल कैसा है, और आप कंपनी के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस ये केयर नहीं करता है कि आप डेवलपर हो, कि आप टेस्टर हो, कि आप प्रोडक्ट मैनेजर हो। एट द एंड ऑफ द डे आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, क्या आप बिजनेस को हेल्प कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ लाइक कोड जल्दी शिप करने के लिए विथ हाई क्वालिटी। अगर आप उस तरह से सिस्टम या टीम को एनेबल कर पा रहे हो, तो यूजली आपकी लोग वैल्यू करेंगे इन वन सेंस और वट एवर। एंड अगेन लाइक यहाँ तो मैं बस इंडिया के हिसाब से ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट देन ग्लोबल मार्केट्स बहुत अलग तरीके से ऑपरेट करती हैं। हर जगह लेवल्स, एक्सपीरियंस, रोल, इनके हिसाब से ही पे स्केल डिसाइड होता है। सो लाइक हाँ, मतलब आप
आप एक हाई फंक्शनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप ये चीज़ें अपने हिसाब से भी देख सकते हो और अपने लिए पर्सनल कॉल ले सकते हो इन इन दैट केस, कि क्या सूट हो रहा है, कहाँ पे मेरे को फेयर पे मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, एंड देन आप अपने डिसीजंस लीजिए, उस हिसाब से चीज़ें आगे करिए। Correct. मतलब कितने कंपनीज में तो ऐसे होता है कि 2 टेस्टर की सैलरी में भी बहुत ज्यादा गैप होता है, और ये तो नॉर्मल है मतलब। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप अंडर पेड हो तो आप ट्राई करो कि देखो स्विच कर सकते हो क्या, कैसे अपना सैलरी फिर बढ़ा सकते हो अगर करना है तो। करेक्ट। हाँ बिल्कुल, लाइक अगर अगर आपके टीम में पे डिस्पैरिटी, और ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व प्रॉब्लम है, ये तो डेवलपमेंट में भी है, ये तो करेक्ट। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में भी है। पे डिस्पैरिटी इज़ एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम। मतलब ऐसा नहीं है कि ये टेस्टिंग की प्रॉब्लम है, ये इन जनरल इसके लिए एक प्रॉक्सीज हैं। कई कंपनीज मार्केट रिसर्च करके आपकी लेवलिंग और उसके हिसाब से पे स्केल डिसाइड करते हैं और आपको वही देते हैं। मतलब लाइक मेटा में मैं जब IC5 की तरह ज्वाइन कर रहा था, तो मैं लाइक मेरा 9 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस होगा उस टाइम पे जब मैं ज्वाइन कर रहा था, राइट। एंड उन्होंने IC5 के लिए लंदन रीजन के लिए क्या पे स्केल हम ऑफर कर सकते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने ऑफर मुझे रोल आउट किया। इट वाज अ फेयर ऑफर। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मेटा में एज एन एंट्री लेवल ज्वाइन किए हों इन लंदन, जो कि लोकल हों, एंड विद इन 5 ईयर्स वो IC5 पे प्रमोट हो गए होंगे। ऐसा हो सकता है कि उनको भी सेम पैसा मिल रहा हो, राइट। अब आप यहाँ पे फेयरनेस नॉन फेयरनेस का एंगल ले सकते हो कि मेरा 10 साल एक्सपीरियंस है, इसका 5 साल एक्सपीरियंस है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, इसको कम मिलना चाहिए। ऐसे वर्क नहीं करता है, यूजली लेवल्स के हिसाब से है। एंड लेवल्स आपके यूजली डिसाइड करते हैं आप क्या स्कोप पे ऑपरेट कर रहे हो, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। सो हाँ, मतलब उसकी अपनी वैल्यू है, तो उसी हिसाब से आई थिंक वर्ल्ड चलता है। और आप अपने हिसाब से ग्रो करने की कोशिश करिए, और अगर आपको लगता है आप फेयर पे नहीं है, तो आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं। आपके भी कुछ राइट्स हैं एज एन एम्प्लॉय, वो आप यूज़ कर सकते हैं। करो, हम लोग ने हमारे पॉडकास्ट में बहुत बार एसडेट रोल के बारे में डिस्कस किया, मतलब नाम लिया। तो आप ये बता सकते हो कि एसडेट रोल होता क्या है और ये ऑटोमेशन टेस्टर से कैसे डिफरेंट है? अच्छा, ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब लाइक टाइटल्स एंड टर्मिनोलॉजीज पे तो अभी रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर किया था एक कॉमन टर्मिनोलॉजी मैसेज। तो लाइक लोग बोलते हैं कि अच्छा एक ऑटोमेशन टेस्टर है ये, राइट। वो टर्म भी मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है ऑफ कोर्स। बट लाइक लेट्स हम लोग एसडेट को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे व्यू से एक्चुअली दो मेन रोल्स हैं ऑन दी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर साइड। अगर आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का मतलब ये है कि आपके कोई डायरेक्ट रिपोर्ट्स नहीं है, आप किसी के डायरेक्ट मैनेजर नहीं हो, आप यूजुअली काम कर रहे हो, राइट। एंड अब आप काम क्या कर रहे हो टेस्टिंग में, लाइक कई तरह के अलग अलग सॉर्ट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं। तो एक एक एसडेट रोल मेरे हिसाब से अगर आप उसे देखना चाहो तो एक लार्जली एक डेवलपर रोल है, जहाँ पे कि आपके पास वो सारे स्किल्स हैं जो आपके पीयर डेवलपर के पास हैं। तो वो स्किल्स क्या हो सकते हैं? आपको कोडिंग आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको अलग अलग तरह के सिस्टम्स, जो भी बैकएंड सिस्टम्स हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उनके बिल्ड प्रोसेस के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन है। आप चाहो तो आप वो कोड बेसिस बिल्ड कर सकते हो, आप कोड रीड कर सकते हो, यूनिट टेस्ट रीड कर सकते हो, इंटीग्रेशन टेस्ट रीड कर सकते हो, आप कुछ टेस्ट लिख भी सकते हो इस पे, राइट। अब देखा जाए तो डिफरेंस क्या होगा एक डेवलपर और एक एसडेट के बीच में, कि लाइक एसडेट जो है वो मोस्टली टेस्टिंग प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट। एंड टेस्टिंग प्रॉब्लम्स इज नॉट अबाउट कि आपने अपने एप्लीकेशन के हैप्पी पाथ कवर कर लिए या नेगेटिव सिनेरियो कवर कर लिए एंड दैट्स अबाउट इट। टेस्टिंग बहुत अलग अलग वे में और बड़े बड़े कंपनीज और अलग अलग एनवायरनमेंट्स में बहुत अलग फॉर्म में आ सकती है, राइट। तो इसके लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिस पे कि आप एक्चुअली ये टेस्ट रन करोगे। टेस्ट्स का कैटेगराइजेशन तो प्रिटी मच क्लियर है, आप फंक्शनल लिखोगे या आप नॉन फंक्शनल टेस्ट लिखोगे। फंक्शनल में भी आप डिवाइड कर सकते हो, राइट, लाइक क्या डिफाइन होता है। नॉन फंक्शनल में भी ऑफ कोर्स स्केलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, मल्टीपल टाइप ऑफ एलिटीज़ हैं। तो अब इन सारे जो भी अलग अलग टाइप के एस्पेक्ट्स हैं टेस्टिंग के लिए, इनके लिए जो भी कोड लिखा जाना है या फिर जो भी टूलिंग बिल्ड होनी है या फ्रेमवर्क्स बिल्ड होने हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना है, ये काम प्राइमरली एक एसडेट का होता है।
क्योंकि ये जो एसडेट हैं टीम में, ये एक्चुअली में प्रोडक्शन कोड नहीं लिख रहे हैं, इन द सेंस ये एप्लीकेशन कोड पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि मुझे यूआई ऐसा दिखना चाहिए, या फिर ये कंपोनेंट लाइब्रेरी होनी चाहिए, या फिर इस वे में मैं ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ करूँगा ताकि मेरी मोबाइल एप्लीकेशन ऐसे चल पाए, राइट। एक एसडेट का फोकस बहुत क्लियर है कि हाँ, मतलब मेरे को इंश्योर करना है कि मेरी ये एप्लीकेशन या मेरी ये सर्विस या जो भी चीज़ पे वो काम कर रहे हैं, ये हाई क्वालिटी की है एंड इट इज़ वेल टेस्टेड। अब नेसेसरली अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ऐसा हो सकता है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सब करो। आप बेसिकली, आपको फीचर मिली, आप फीचर समझो, उसको कैसे टेस्ट करना है, केसेस लिखो, उसके बाद उन केसेस को बाय हैंड टेस्ट करो, उसके बाद उन्हें ऑटोमेट करो, एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये दिस कैन बी एन एसडेट रोल। मतलब कई लोग इसे एसडेट की तरह बोलते हैं कि अगर आपने ऑटोमेटेड टेस्ट्स आप लिख रहे हो तो आप एक एसडेट हो। एंड श्योर, कई कंपनीज इसे बोलेंगी कि आप क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर हो, राइट। या फिर आप कुछ, जैसे आपने बोला कि आप ऑटोमेशन टेस्टर हो, आप एक मैनुअल टेस्टर हो, आप एक ऑटोमेशन टेस्टर हो, राइट। तो इन चीज़ों को लोग बहुत अलग अलग वे में प्रेजेंट करते हैं, हर एक का अपना माइंडसेट होता है। एंड फ्रैंकली मैं उस पॉइंट पे हूँ कि मैं लोगों को अब करेक्ट भी नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से व्यू बहुत क्लियर है। एक एसडेट होलिस्टिकली टेस्टिंग प्रॉब्लम्स को देखता है या देखती है, एंड उसके बाद लाइक दे मेक श्योर कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स हैं, वो सारे बिल्ड हों, ताकि या तो वो खुद इसको यूज़ करके टेस्ट लिखें, इंश्योर करें कि ये टेस्ट सही से रन हो रहे हैं, इनकी हेल्थ मेजर करें, मॉनिटर करें, एप्लीकेशन रिलेटेड मेट्रिक्स चेक करें, व्हाटएवर, या फिर कोई डेवलपर भी इन टूल्स को यूज़ करे और उसके बाद अपने टेस्ट्स लिख पाए। सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एसडेट के लिए। मैंने इस पर एक ब्लॉग लिखा था, हु द हेक इज एन एसडेट, बहुत टाइम पहले। एंड क्योंकि उस टाइम पे कुछ रिक्रूटर्स मुझसे पूछ रहे थे कि यार आप एसडेट के लिए हायर कर रहे हो, उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग मैनेजर था, लाइक हाउ डू आई, मैं कैसे समझूं कि एक एसडेट क्या है, मैं रिज्यूमे में क्या चीज़ें देखूं। करेक्ट। तो कई रिक्रूटर तो बहुत बाइनरी वे में सोचेंगे कि अच्छा आपने एपीएम किया है, सेलेनियम किया है, रेस्ट एश्योर्ड किया है, तो आप एक एसडेट हो। श्योर, आप कई लोगों के डेफिनेशन के हिसाब से एक एसडेट हो, लेकिन आपको अपनी जो बार है वो आपको अपने पीयर डेवलपर के हिसाब से रखनी है, राइट। कि अगर ज़रूरत पड़े तो क्या आप एप्लीकेशन सोर्स कोड पढ़ के उसमें चेंजेस कर सकते हो, क्या आप फीचर्स भी शिप कर सकते हो। सो आप वहाँ पे बार जो है वो थोड़ी सी ऊपर हो गई, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह ऑपरेट कर रहे हो, राइट। हालांकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि टेस्टिंग पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी डेवेक्स टीम्स होती हैं, डेवलपर एक्सपीरियंस, डेवलपर प्रोडक्टिविटी टीम्स, जो कि लाइक मोस्टली प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग पे काम करते हैं, टूल्स ज़्यादा बिल्ड करते हैं। कई बार इन टीम में डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने जो ये टूल्स बिल्ड करते हैं। अब क्या उन्हें आप बोलोगे आप एसडेट हो? श्योर, उस कंपनी में अगर वो डेफिनेशन फिट बैठती है तो आप बोल भी सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। पर मेरे हिसाब से यही है कि आप टेस्टिंग प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। एंड किसी भी टेस्टिंग, यानी एक एफिशिएंट टेस्टिंग एट स्केल करना एक बहुत बड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एक स्टार्टअप ने भी सॉल्व नहीं करी है प्रॉपरली, एक बिग टेक ने भी सॉल्व नहीं करी है। कंटिन्यूसली मल्टीपल टीम्स होती हैं जो कि लार्जली यही इंश्योर कर रहे हैं कि यार जब कुछ चेंज जा रहा है प्रोडक्शन में, तो विल इट इम्पैक्ट माई कस्टमर और नॉट। क्योंकि अगर कस्टमर इम्पैक्ट होता है तो नो वन रियली केयर्स, राइट। सो एंड टेस्टिंग in a way is a good way to make sure कि ये प्रॉब्लम्स कम हो, राइट। टेस्टिंग एक आपके हाथ में एक वे है जिससे कि आप इंश्योर कर सकते हो। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रिव्यूज़ कर सकते हो, आप सॉर्ट ऑफ लाइक मल्टीपल जो भी लाइक टेस्टिंग में अलग अलग टाइप की जिसे हम लोग क्वालिटी ब्रैकेट में बोलते हैं कि क्वालिटी एक बहुत बड़ा स्पेस है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ अ कस्टमर। आई थिंक जेरी वाइनबर्ग की ये कोट है कि लाइक कस्टमर के हाथ में क्या वैल्यू है वो आपकी, उससे बड़े आप मतलब बेंचमार्क कुछ नहीं है। आपके पास बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ऐप बहुत स्लो है तो कस्टमर दूसरे ऐप पे मूव ऑन हो ही जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ है। सो मे बी ये थोड़ा सा लॉन्ग विंडेड आंसर है, बट आई थिंक शॉर्ट में मैं यही समराइज करूंगा कि आप अपनी बार अपने पीयर डेवलपर्स के हिसाब से रखिए। एंड देन हाँ, लाइक बहुत सारी नुआंस है, मतलब
इट्स लाइक अगर हम केवल मोबाइल भी पिक करें तो मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सो अगेन थोड़ा वाइड है, एक चीज़ पहले पिक कर लेते हैं, उस पे थोड़ा इंफॉर्मेशन और लाइक नॉलेज बेस डेवलप कर लेते हैं, फिर दूसरे पे जा सकते हैं, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे एक टी शेप प्रोफेशनल की तरह बनो, राइट? आपके पास कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप डीप हो, जैसे बैकएंड या फिर मोबाइल, और आपके पास ब्रेथ भी है। आपको लाइक सी आई सी डी सिस्टम्स जैसे कि लाइक डॉकर, कुबरनेटिस, सी आई सिस्टम्स पे अच्छे से टेस्ट सेटअप करना, उनके लिए ऑब्जर्वेबिलिटी बिल्ड करना, ये सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके पास वो भी नॉलेज होनी चाहिए। तो और आपको क्या लगता है, नॉर्मली हम लोग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर में रह के ग्रो कर सकते हैं कि नहीं, हमको आगे जाके मैनेजर बनना ही पड़ेगा? अरे यार, ओके। तो यार मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ। सो बिकॉज लाइक मैं आईसी से एज अ मैनेजर, एज अ फर्स्ट लेवल एंट्री मैनेजर, जिसे कुछ लोग टेक लीड भी बोलते हैं, मैं उस रोल को भी मैंने प्ले किया है, और उसके बाद मैनेजर ऑफ लीड्स रोल भी प्ले किया है मैंने गोजेक में। एंड नाउ ऑफ कोर्स मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहा हूँ, राइट? सो द पॉइंट इज कि अगेन ये आपकी चॉइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इट्स नॉट लाइक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल, बिकॉज अगर आप से लाइक एक लीड लेवल पे हो और आप एंट्री लेवल इंजीनियरिंग मैनेजर रोल पे स्विच करना चाहते हो, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि आपका प्रमोशन हो गया, इट्स लाइक आपने अपना रोल बदल दिया है। अब आपका जॉब थोड़ा सा अलग हो गया है, आपसे कुछ अलग सेट ऑफ चीज़ें एक्सपेक्ट हो रही हैं। सो एक इंजीनियरिंग मैनेजर से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप हायरिंग इंश्योर करो, अपने टीम का रोड मैप सेटअप करो, हर इंसान के साथ वन ऑन वन करो, उनके करियर ग्रोथ पे ध्यान दो, मेक श्योर करो कि उनको राइट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं विद इन द कंपनी, वो एंगेज्ड हैं, दे वांट टू स्टे विद द कंपनी, वो कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं, राइट लोगों को टीम पे लाके उनको राइट अपॉर्चुनिटीज़ दो। इट्स लाइक एक सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पीपल साइड पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और हाँ, आप एक एंट्री लेवल पे आप मे बी 7 से 8 लोगों की टीम मैनेज करते हो, सीनियर मैनेजर पे मे बी आप कुछ मैनेजर्स को मैनेज करते हो जो अपनी टीम्स मैनेज कर रहे हैं, और आप मे बी एक टीम को डायरेक्टली भी मैनेज कर रहे हो। देन आप डायरेक्टर पे जाते हो जहाँ पे आप सीनियर मैनेजर्स की टीम को मैनेज कर रहे हो। तो अब मैंने वो डायरेक्टर वाला लूप तो पर्सनली नहीं देखा है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट इट्स लाइक कि जैसे आप आईसी में आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हो, आपका रोल थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी चेंज होता है। कई कंपनीज में एक हायरार्की क्लियर होती है कि लाइक आप आईसी साइड पे भी ग्रो कर सकते हो, और आपका जो लेवल ऑफ पे है और जो लेवल ऑफ स्कोप है, या फिर लाइक आपको जो इन्फ्लुएंस मिल रहा है विद इन द कंपनी, वो आपके पीयर मैनेजर के बराबर है, राइट? लाइक आप किसी को डायरेक्टली कोई आपको डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर रहा है, आप किसी का परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं लिख रहे हो, पर आप लोगों को मेंटर कर रहे हो, उनको टेक्निकल डायरेक्शन दे रहे हो, उनको सॉर्ट ऑफ उनके करियर ग्रोथ में भी आप हेल्प कर रहे हो, आप उनको एक्चुअल प्रॉब्लम्स दे रहे हो, उनके साथ इनिशियल डिज़ाइन रिव्यू कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब एज एन आईसी आप ये सोच सकते हो कि लाइक अगर मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहूँ, तो आप जैसे स्पोर्ट्स में आप कोच लेते हो, राइट? लाइक एक आप बहुत हाई लेवल हाई फंक्शनिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, आप कोच की तरह हो। मतलब आप अपने ज़माने में एक बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, आपने बहुत अच्छे वे से अपनी फील्ड में सर्टेन डेप्थ अचीव करी, आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया। नाउ अब आप कुछ लोगों को कोच कर रहे हो, और उनको इंश्योर कर रहे हो कि जो स्किल्स आपने गेन करी, जो आप एक्सपीरियंस आपने गेन किया, वो आप उनको पास ऑन कर रहे हो, बट आप इंश्योर कर रहे हो कि टीम एज अ होल लाइक एक्चुअल वैल्यू की तरफ जा रही है। अब मैनेजर वहाँ पे एक टीम मैनेजर का रोल आप दे सकते हो, वो डायरेक्ट हर प्लेयर का एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं, अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसे रिटेन करने का डिसीजन ले रहे हैं, टीम बैलेंस्ड है कि नहीं है, हायरिंग पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल है। तो इट्स लाइक दोनों रोल्स बहुत अलग हैं। अब क्या आपको मैनेजर रोल पिक करना चाहिए या आपको आईसी रोल पिक करना चाहिए? फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा भी स्टिल माइंड मेकअप नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं लाइफ लॉन्ग एज एन आईसी काम करूँगा, और मैंने ये भी डिसाइड नहीं है कि मैं डेफिनेटली मैनेजर रोल पे जाऊँगा। मुझे ये पता है कि मेरे पास एक यूनिक सेट ऑफ स्किल्स हैं, एक यूनिक सेट ऑफ इंसाइट है अबाउट टेस्टिंग कैसे हो सकती है, कैसे एफिशिएंटली हो सकती है, एंड
पर्सनली मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि लोगों के साथ काम कर सकता है। लाइक किसी भी टीम पे जाके लाइक अगर कोई भी मेरे साथ काम कर रहा है तो जनरली वो ये रियलाइज़ करते हैं कि हाँ ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड जो पीपल मैनेजमेंट साइड ऑफ थिंग्स होती हैं, और वो हेल्प भी करता है बिकॉज मैंने वो रोल पास में किया है, राइट? तो वो एक सॉर्ट ऑफ वे में ऐसे है कि लाइक जैसे एक एक्चुअली इस पे एक ब्लॉग है, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं, पर एक उन्होंने इंजीनियर मैनेजर पेंडुलम पे एक ब्लॉग लिखा था। ये किसी काफ़ी बड़ी कंपनी की सीटीओ हैं, चैरिटी मेजर्स में भी, शायद मैं उनका नाम गलत याद कर रहा हूँ, पर मैं उनका ब्लॉग लिख के आपको लिंक दे सकता हूँ। उन्होंने इसी चीज़ के बारे में बात करी कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक इंजीनियर रहो, और ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा मैनेजर रहो। आप जब मैनेजर बनते हो तो आपकी टेक्निकल स्किल्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लाइक पहले 2 सालों में आपकी टेक्निकल स्किल्स में भी स्टिल रेलेवेंट हैं, लेकिन थर्ड ईयर से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अपने पीयर इंजीनियर के बराबर टेक्निकल स्किल्स चाहिए, राइट? ऑन द सेम हैंड जो आप पैरेलल साइड पे, आईसी साइड पे हो, तो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हायर लेवल्स पे ये बाउंड्रीज थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं। बस स्टिल एक कॉन्क्रीट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं। एज एन आईसी आपको ग्रो करना है तो आप हमेशा टेक्निकल डोमेन से बहुत क्लोज रहोगे, आप हमेशा सीखते रहोगे। आपसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि आप ग्रो करो और अपने आसपास लोगों को भी लेवल अप करो। सो आई होप ये आपको एक आंसर दे सकता है। करियर पाथ्स दोनों हैं टेस्टिंग में, आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको लोगों के करियर में उनको ग्रो करना इन अ डायरेक्ट मैनेजर कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा लगता है तो फॉर श्योर आप मैनेजमेंट ट्राई कर सकते हो। अगर आपको रोड मैपिंग, टाइमलाइन, डेडलाइंस मैनेज करना अच्छा लगता है, आप अगर एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो तो प्रॉबली आप कुछ सिमिलर चीज़ें करोगे। आप लोगों को ग्रो करने में हेल्प डेफिनेटली करोगे, पर हाँ, जो मैनेजमेंट साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। और नॉर्मली हम लोग जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तब लोग पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फ्यूचर है कि नहीं है, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फ्यूचर है कि नहीं है? डेफिनेटली फ्यूचर है। जब तक इस दुनिया में सॉफ्टवेयर है तब तक टेस्टिंग रहेगा, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग आप कोई भी सॉफ्टवेयर शिप नहीं कर सकते हो। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी चेंज हो सकते हैं। तो लाइक इस टॉपिक पे आई थिंक मैंने एक ब्लॉग लिखा था, एवोल्यूशन ऑफ टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मैं आपको लिंक शेयर करूँगा। सो उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे टेस्टिंग का नेचर बदला है फ्रॉम लाइक जब मैंने अपना करियर शुरू किया था और अभी 2024 में जब 13 साल हो गए हैं, तो कैसे कैसे ये रोल चेंज हो रहा है और अलग अलग कंपनीज में कैसे होता है। सो द पॉइंट इज, रोल तो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहेगा, बट फ्रैंकली लाइक टेस्टिंग तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने कुछ कोड लिखा और आपने उसे टेस्ट नहीं किया। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोड लिखना थोड़ा आसान है लेकिन उसे टेस्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है, राइट? तो हाँ, यहाँ पे स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत है, यहाँ पे ये भी ज़रूरत है कि एक डेवलपर को ये सब काम करना आना चाहिए। तो फ्यूचर में लाइक विल इट बी लाइक कि हर डेवलपर अपना कोड लिखेगा और कोई पीयर डेवलपर उसके लिए टेस्ट लिखेगा, या सेम डेवलपर ही लिखेगी अपने कोड के लिए टेस्ट? वी डोंट नो। कई कंपनीज ने ऐसा डिसाइड किया कि हाँ लाइक हमारी टीम में बस डेवलपर्स लिखेंगे। मेटा एक ऐसी कंपनी है, लेकिन मेटा में स्टिल एसडेट्स हैं, क्यूए इंजीनियर्स भी हैं। एंड जिस टीम पे मैंने काम किया, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग टीम है जो कि एनेबल कर रही है डेवलपर्स को टेस्ट करना बेटर, ऐसे भी सेटअप्स हैं। सो पॉइंट इज कि हाँ, ये सारे वेराइटीज़ हैं, ये सारे रोल्स अवेलेबल हैं। मुझे लगता है हर कंपनी की स्टेज पे डिसाइड होता है। लाइक अगर आप एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप हो तो आपको अपने आप को एक स्केल अप से कंपेयर नहीं करना चाहिए उस स्टेज पे। आप एक स्केल अप हो तो आपको डायरेक्टली एक बिग टेक से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो अप्रोच उधर चल रही है मे बी आपके एनवायरनमेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है, और हो सकता है आपकी टीम्स अभी उस लेवल ऑफ टेस्टिंग मैच्योरिटी पे नहीं है कि ये सारी टेस्टिंग एक्टिविटी एक डेवलपर अपने हिसाब से कर ले। क्योंकि अम, ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स टेस्ट नहीं कर सकते, डेवलपर्स टेस्ट कर सकते हैं। कुछ डेवलपर्स बहुत अच्छे से टेस्ट करते हैं, और ऐसे लोग, ऐसे डेवलपर्स के साथ काम करने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि क्या है ना, फिर थोड़ा सा वो बेसिक्स जो होते हैं वो ऑलरेडी हैंडल हो चुके होते हैं और फिर हम लोग एडवांस चीज़ों पे जाते हैं, राइट? सो वो है आई थिंक। अब फ्यूचर कैसा है, 5 साल बाद कैसा होगा, 15 साल बाद कैसा होगा, यार इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता, और मैं देने की कोशिश भी नहीं करूँगा। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि हम अपने आसपास
देख सकते हैं क्या चीज़ें कैसे इवॉल्व हो रही हैं, हम सीख सकते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, हम अपने कंपनी और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट करें, व्हाइल एंश्योरिंग कि हम भी अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं, राइट? और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट्स में ऐसे ही देखे जाओगे कि ये इंसान नेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर है इस एनवायरनमेंट में, ये पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर रहे हैं। लोग आपको ज़्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए भागेंगे आपके पीछे कि लाइक प्लीज़ ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीजिए, राइट? तो ग्रोथ तो ऐसी ही है, कई बार लीनियर है और बाद में जाके फिर थोड़ी नॉन लीनियर है, लाइक मे बी डायरेक्ट, जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के केस में हम बोलते हैं कि लाइक आप वर्टिकली एक लेवल तक स्केल कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टली स्केल होना पड़ता है। सेम चीज़ एक करियर में भी है। एट हायर लेवल्स आप कितने ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कितनी बड़ी टीम को एक राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाँ, मतलब आप एक एंट्री लेवल से लेके प्रॉबेबली डिस्टिंग्विश इंजीनियर तक ग्रो कर सकते हो। प्रॉबेबली आप मैनेजमेंट साइड में एक एंट्री लेवल इंजीनियरिंग मैनेजर से सीनियर वीपी या फिर पोटेंशली जनरल मैनेजर सीटीओ तक भी ग्रो कर सकते हो। और हमारे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने जो टेस्टिंग बैकग्राउंड से एक्चुअली सीटीओ रोल तक भी ग्रो किए हैं, राइट? सो यहाँ पे ये बोलना कि नहीं टेस्टिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, दैट मैं एग्री नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे आप या तो एज एन इंजीनियर ग्रो करते हो या तो आप एज अ लीडर ग्रो करते हो, और हायर लेवल्स पे तो यू नीड टू बी लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ। आप एक इंजीनियरिंग लीडर हो जो कि आईसी साइड पे काम कर रहे हैं, या फिर पीपल वाले प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं, तो बाउंड्रीज अगेन थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं। तो आई फील शॉर्ट में देर इज़ अ फ्यूचर, एंड कैसे चेंज होगा, कैसे इवॉल्व होगा, हम सबको पता चल ही जाएगा। तो हाँ, और अगर मतलब आप सीख रहे हो, आप कंटिन्यूअसली खुद को अपग्रेड कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर है, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है मतलब आगे जाके। मतलब कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है यार, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, आप बेसिक काम करके भी कई साल तक रह सकते हो, और आप अगर उसमें खुश हो तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे वे में करो। यू नो लाइक अगर आप सेम चीज़ हर साल करते जा रहे हो, कुछ आपके करियर में डेल्टा नहीं हो रहा है, तो लाइफ में मज़ा किधर आ रहा है? आपके रोल में मज़ा तो तभी आएगा ना जब आप कुछ नई सिचुएशंस पे अपने आप को डालो जिसमें कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो, कि लाइक अच्छा ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। आई थिंक अगर वो अनकंफर्टेबल है, आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम फील हो रहा है, तो एक तरीके से उसको ये देखने का भी तरीका है कि आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो, कि आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हो। हाँ, इतना मत कर लो कि आप सस्टेन ही ना कर पाओ। तो एक करेक्ट। बैलेंस वे में आप ग्रो करते रहो। और हाँ, एज आई सेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत बड़ी है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी बहुत बड़ी है। लोग इसमें मल्टीपल पीएचडीज करते हैं, पेटेंट्स लिखते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो हर किसी का लेंस है। आपके जैसे लोग जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, अलग अलग लोगों को लेके आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन सब चीज़ों के बारे में लाइक कई लोग बात नहीं करते हैं, या मे बी एक छोटे सर्कल में बात करते हैं। एटलीस्ट इस वे में आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो लोगों को, ताकि उनको इस चीज़ के बारे में डेप्थ पता चले, और होपफुली उनके लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ वो भी सीखें, कुछ इंस्पिरेशन दे पाएँ। तो करेक्ट, हाँ, मतलब और थैंक यू आपके लिए भी, क्योंकि आप लोग भी आते हो, अपना इतना टाइम देते हो और इतने सारे इनसाइट शेयर करते हो। पता है, बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम लोग शेयर करें नहीं करें, पब्लिक होता है, करेक्ट, यूट्यूब पे होता है तो, लेकिन आप जैसे गेस्ट आ रहे हो, शेयर कर रहे हो, बड़ी बात है वो भी। यार मेरे लिए तो मतलब यही है कि अगर मैंने एक इंसान के भी लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर लिया, दैट इज़ वर्थ वाइल। मतलब मैंने अगर ब्लॉग लिखा है तो मेरा ब्लॉग लिखने का मोटिवेशन ये नहीं है कि मुझे 1 लाख रीडर्स चाहिए। ऑफ कोर्स वो होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर मैंने पढ़ लिया और एक इंसान ने और पढ़ लिया तो दैट्स इनफ फॉर मी। सो करेक्ट। सेम वे है, मतलब इस वे में भी अगर मेरे एक्सपीरियंस से या मेरे इस करियर जर्नी से कोई इंसान इंस्पायर हो सकते हैं, तो आई थिंक जॉब वेल डन। करेक्ट। तो गौरव, नॉर्मली अभी हम लोग बहुत ज्यादा एआई के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट, तो आपको क्या लगता है ये ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है एआई के बारे में? हॉट टॉपिक ऑफ 2023 2024, मे बी लाइक अगले कुछ सालों तक भी रहेगा। सो पॉइंट इज, क्या एआई ओवर हाइप्ड है? मतलब पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत नुआंस्ड है। मतलब
एंड मैं इसको एज एन एक्सपर्ट आंसर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं भी AI एज अ यूज़र यूज़ कर रहा हूँ. सो लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि मैं AI फ़िलहाल कैसे यूज़ कर रहा हूँ. तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में गिटहब को पायलट यूज़ करता हूँ ऑटो कोड कंप्लीशन के लिए. मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, वो सडनली मुझे सजेस्ट करता है कि ये ऑटो कंप्लीटेड पैटर्न हो सकता है. आई विल से रफली 60 to 70% वो एक्यूरेट सजेशंस भी देता है मेरे को, और मैं यूज़ करता हूँ. इट सेव्स मी टाइम, मेरा टाइम बचता है, क्योंकि जो सॉर्ट ऑफ रोट टास्क था लिखने का वो थोड़ा सा एलिमिनेट हो गया. बहुत अच्छा, मुझे कुछ टाइम मिला एडिशनल. देन मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं कोपायलट चैट में एक्चुअली वो सवाल डालता हूँ, वो मुझे कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करता है. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डबल एज स्वॉर्ड आती है कि अगर आप एक सीनियर इंजीनियर हो जिसने काफ़ी साल काम किया है, तो आप हेलुसिनेशन वर्सेस रियल इंफॉर्मेशन का डिफरेंस जल्दी पकड़ लोगे, राइट. एंड आज की डेट में LLMs काफ़ी कन्विंसिंग आंसर्स देते हैं. ये मुझे लगता है कि ऐसा है कि जूनियर इंजीनियर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज आप वो कोड लेके डाल रहे हो अपने कोड बेस में जो कि आप खुद नहीं समझते हो कि वो कैसे हो रहा है, या फिर इसके अराउंड कॉन्टेक्स्ट क्या है, करेक्ट. तो मेरी पर्सनल लाइन ये है कि अगर मैं LLM से जनरेटेड कुछ भी कोड अपने कोड बेस में डाल रहा हूँ, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वो है क्या और वो कॉन्सेप्ट क्या है. यहाँ पे LLMs बहुत अच्छे हैं कि अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उससे बोल सकते हो कि मुझे ये कोड समझा दो. वो आपको एक ब्रेक डाउन दे देंगे, उसके बाद आप उससे कुछ टर्म्स निकालोगे और आप उस टर्म्स पे फर्दर फिर पूछोगे कि ये टर्म क्या होता है. देन आपको स्टिल में भी 70% आइडिया आया, आपने उसे पिक किया और आपने फिर अपने खुद की रिसर्च करी, आपने कुछ ब्लॉग्स पढ़े, या आपने फिगर आउट किया कि ठीक है ये थोड़ा डीप है, मतलब मुझे अभी बस सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप थोड़े से किसी टूल के डॉक्स पढ़ोगे. तो द पॉइंट इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो LLMs यूज़ कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम उसको यूज़र की तरह प्रॉम्प्ट करना, एफिशिएंट वे में प्रॉम्प्ट करना, वो तो हमें आना ही चाहिए. बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो जजमेंट, कि वेदर वो जो हमें सजेशंस दे रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, और वहाँ पे हमारा लर्निंग गैप क्या है. तो वो गैप आइडेंटिफाई करके उसे फिल करना बहुत ज़रूरी है. तो वो मेरी पर्सनल लाइन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अब यहाँ पे हाइप तो बहुत ज़्यादा है, लाइक जैसे आप वीडियोस देखो तो उसमें बोला जा रहा है कि जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी विद इन 1 ईयर. लाइक अब मुझे फ्रैंकली इस फील्ड के बारे में इतनी डीप हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं है, बट आप एनेक्डोटली आप सुनो तो लाइक 30 साल पहले भी लोग बोल रहे थे कि जनरल AI आ जाएगी 2 साल में एंड सबके जॉब्स चले जाएंगे, राइट. ये जो आर्ग्यूमेंट है कि AI हमारे जॉब्स ले लेगा और हम ले ऑफ हो जाएंगे और हम घर में बैठेंगे, ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा, मतलब अगर आप देखो जो लिंक्डइन में जो भी डाल रहे हैं उन सब का टाइटल आप पढ़ो, इनमें से कितने लोग एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो डे टू डे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और जिन्होंने एक्चुअली अपने करियर में ग्रो किया है. मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसमें से मेजॉरिटी लोग आपको सेल्स एंड मार्केटिंग टीम से मिलेंगे, जो कि आपको हुक कंटेंट फीड कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनको व्यूज़, क्लिक्स, रेवेन्यू और ये सब मिल रहा है. लोग पढ़ रहे हैं लोगों को एंजाइटी भी हो रही है और वो पढ़ भी रहे हैं, उससे उनको कन्वर्जन मिल रहा है, तो उनका इंसेंटिव है कि ये चीज़ें मैं करता रहूँ या करती रहूँ, राइट. सो पॉइंट इज, अगर कोई इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यूजुअली मैं तो अनफॉलो कर देता हूँ, बिकॉज मेरे लिए मेरी मेंटल सैनिटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट अगेन नाउ, एज अ प्रैक्टिशनर, एज समवन जो आप टेस्टिंग में काम कर रहे हो, ये आपके पास एक नया टूल है, आप क्यों नहीं यूज़ करोगे? इसका क्या रीज़न है कि आप इसे यूज़ भी नहीं करना चाहते हो? ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, ये स्टोकेस्टिक पैरेट है, ये बस कंटेंट स्प्यू कर रहा है जो भी कॉन्टेक्स्ट विंडो में है, एंड इसको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या सजेस्ट कर रहा है, मे बी. बट अगर आप उसका जनरेटेड कोड आप लेके रन करो, तो आई विल से कि एक्यूरेसी लेवल्स इतने ख़राब नहीं है, विच इज़ मैजिकल, बहुत अच्छा है ये. लाइक आज से 4 साल पहले नहीं था, और हम लोग स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करते थे, काफ़ी टाइम लगाते थे, छोटे छोटे फंक्शंस कॉपी करते थे, देन रन करते थे. अभी कितना टाइम सेव हो रहा है, तो अच्छी बात है ना. आपके पास ज़्यादा टाइम है, इसका मतलब आप उस टाइम को और किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हो. और नेट नेट ये सेम आर्ग्यूमेंट तो ऑटोमेशन के लिए भी है कि ऑटोमेशन मैनुअल टेस्टिंग या बाय हैंड टेस्टिंग को एलिमिनेट कर रहा है, एंड ऑल दैट. सेम आर्ग्यूमेंट्स काइंड ऑफ ऑटोमेशन के लिए भी किए गए हैं, और अभी भी रेजिस्टेंस है लोगों के मन में,
राइट? सो आई गेस हाँ, एआई के अराउंड थोड़ी हाइप है, कुछ रियलिटीज़ भी हैं, फील्ड अच्छे डायरेक्शन में मूव हो रही है, एंड मैं चाहता हूँ एज अ यूज़र की और इवॉल्व हो, सो दैट हमें भी कुछ हायर सेट ऑफ टूल्स मिलें जिन्हें हम यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने अभी लाइक चैट जीपीटी यूज़ किया है, मैंने कोपायलट, जेमिनाई यूज़ किया है, मैंने क्लॉड भी यूज़ किया है प्रोग्रामिंग के लिए, और मेरा एक्सपीरियंस इन सब टूल्स के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। आई विल से हिट एंड मिस लाइक 70% ऑफ टाइम्स काफ़ी सेंसिबल आउटपुट आता है, 30% ऑफ टाइम्स नॉनसेंस आता है, पर वो फिल्टर करना आपको आना चाहिए। इन जनरल हाँ, आप यूज़ करिए कि इनको कैसे आप ट्वीक कर सकते हो, कैसे बेटर आउटपुट निकाल सकते हो। प्लीज़ ब्लाइंड वे में कुछ मत करो, कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले अपना एक्चुअल ड्यू डिलिजेंस करो कि इससे एक्चुअली क्या कस्टमर इम्पैक्ट होने वाला है, क्या नेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, और उस हिसाब से आप करो। फील्ड इवॉल्व हो रही है, सो हाँ, प्लीज़ सीखो। अगर आप क्यूरियस हो और आप नए नए ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में आपको भी हेल्प करेगा ही। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 चीज़ें आई तो 100 चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे नॉइज़ में सिग्नल क्या है वो आइडेंटिफाई करना और सही चीज़ों पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ यूज़र तो आप कर ही सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको डीप लेवल पे मैथ आनी चाहिए और आपको एक 5 साल का डेटा साइंस एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तभी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। आप कंज्यूमर लेवल पे तो डेफिनेटली यूज़ करके एप्लीकेशन बना सकते हो। ये तो सेम चीज़ एपीआईज़ ने भी हमें दी ही है। दुनिया में हर चीज़ एपीआईज़ पे ही चल रही है, राइट? और वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं, तो ये आपके टूल बॉक्स में एक नई चीज़ है, एक न्यू शाइनी टूल है जो लेके हर कोई प्रोजेक्शंस मेक कर रहे हैं कि 2 साल में टेस्टिंग ऐसी होगी, 3 साल में ऐसी होगी। आई एम लाइक मैं थोड़ा इम्पार्शियल ऑब्जर्वर की तरह हूँ कि अगर कुछ अच्छा आ रहा है तो मैं डेफिनेटली यूज़ करना चाहूँगा। आई वुड वांट कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, मेरे टीम मेंबर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम अपने कंपनीज के लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकें। करेक्ट, मतलब इसमें ये सोचने से मतलब कि हमारा एआई जॉब ले लेगा, इससे अच्छा हम लोग ये सोचे कि मैं उसको कैसे यूज करूँ और अपना काम कितना कम टाइम में मैं कर सकता हूँ। अगर वो सोचेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर होगा हमारे सबके लिए। हाँ, मतलब वो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड और एक पेसिमिस्टिक व्यू लेके चलने से लाइफ में फ़ायदा भी क्या है? मतलब आप सोच सकते हो, आप वेट कर रहे हो कि एआई आके आपका कब जॉब लेगा, मतलब जो होना होगा वो होगा। लाइक सेम चीज़ है, लाइक एक टाइम पे हिस्ट्री में लोग घोड़ा गाड़ी चलाते थे, बाद में कार्स आई, लोगों ने बोला अब घोड़े क्या करेंगे, राइट? अब इनका रोल चला गया, पर अब आज की डेट में कोई कंप्लेन कर रहा है क्या कि कार्स आ गई हैं? नहीं, हम लोगों को तो उड़ने वाली कार चाहिए, हम लोगों को स्पेस जाने वाले रॉकेट्स चाहिए, लाइक तो इंजीनियरिंग इवॉल्व हो रही है। अगर एलएलएम्स कोड लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि उनका टेस्टिंग का लाइक एक एक स्टेटिस्टिक है, आई थिंक गर्गली ओरोस करके एक हैं, द प्रैग्मेटिक इंजीनियर लिखते हैं वो, उन्होंने भी इस बारे में बात करी कि दुनिया में एलएलएम रिलेटेड कोड अगर ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो ऑफ कोर्स टेस्टिंग का भी स्कोप ज़्यादा होगा, बिकॉज ये सारा जो कोड लिखा जा रहा है, हाउ विल यू इंश्योर कि ये सेफ है कि ये प्रोडक्शन में रन हो सकता है, इसमें बायस नहीं है एंड वट एवर, राइट? तो हाँ, मतलब नीड ऑफ टेस्टिंग इन वन शेप और फॉर्म तो मुझे लगता है बढ़ ही रही है। जितना कोड ज़्यादा लिखा जाएगा उतना ही टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होंगी। बस हाँ, मतलब आप एक क्राफ्ट्समैन हो तो आप अपना टूल बॉक्स में कुछ नया टूल मिला है तो उसको अच्छे से यूज़ करो, एंड सीखते रहो, अपने आसपास लोगों को भी सिखाओ कि ऐसे यूज़ किया तो ऐसे रिजल्ट मिलता है, बट प्लीज़ कुछ भी ब्लाइंडली मत करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत यूज़ करो, पहले उसे समझ लो एंड देन यूज़ करो, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू। गौरव, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो उनको? ओके, आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर पॉडकास्ट के कंक्लूजन में यही पूछा भी जाता है। मैं आपको बस लाइक ये एडवाइस देना चाहूँगा कि लाइक हमने कई चीज़ें इस पॉडकास्ट में ऑलरेडी टच अपॉन करी। आप क्या कर सकते हो अपने करियर में ग्रो करने के लिए, क्या क्या चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, और अगर आप उन राइट वे ऑफ एक्टिविटीज़ में करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको बस ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट कर पाओ, अगर आप ओपन एंड क्यूरियस इंडिविजुअल की तरह अपने आप को ग्रो कर पाओ, तो आई थिंक आप अपने लाइफ में यूजुअली अच्छा ही करोगे, बिकॉज आप एक ऐसे इंसान होगे जो हर साल अपने अंदर एक चेंज और एक डेल्टा क्रिएट करते जा रहे हैं, राइट? अपने आसपास पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीखते रहो।
जब तक सीखते रहोगे, जब तक क्यूरियस रहोगे, लाइफ भी थोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि आप बोर नहीं होगे, और यूजुअली आप देखोगे कि लोग आपको ज़्यादा काम देने के लिए रेडी रहेंगे। आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आप बोर नहीं होगे चीज़ों से। तो हाँ, ये मेरी टॉप 2 एडवाइस होंगे। एंड तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि लाइक अगर आपको खुद एक एक्सपर्ट बनना है किसी चीज़ में, हालाँकि एक्सपर्ट काफ़ी लोडेड टर्म है। आई थिंक आज की डेट में मैं अभी भी अपने आप को नहीं बोल सकता कि मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, और उसमें एक की कंपोनेंट होता है कि आप अपने आसपास लोगों को कितना लेवल अप कर सकते हो और उनकी लर्निंग जर्नी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अगर आप एक पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा मूवमेंट स्प्रेड कर सकते हो कि अपने आसपास किसी को अगर स्ट्रगल करते हो देख रहे हो अपने रोल में, कोई नया है, उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो थोड़ा टाइम लेके आप अगर उसकी हेल्प करोगे तो यू विल सी कि वो इंसान आपको एक मेंटर की तरह देखेगा, या देखेगी। आप उसके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज क्रिएट करोगे। ये अलग अलग शेप और फॉर्म में आप कर सकते हो, लाइक आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट कर सकते हो। ये सब अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। तो कम्युनिटी का पार्ट रहो और कम्युनिटी से सीखो और कम्युनिटी में वापस पे इट फॉरवर्ड भी करो। ये पॉडकास्ट भी एक वे है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज मैंने बाकी लोगों से पिकअप करी है, मैंने ट्राई किया है अपने करियर में, मैं सम शेप और फॉर्म में वही एडवाइस आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, राइट। सो ये सब करोगे तो आई फील लाइक हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और टेस्टिंग फील्ड की भी लाइक इंफॉर्मेशन स्किल बढ़ेगी। लाइक हमारे आसपास टेस्टिंग फील्ड मुझे ऐसा लगता है कि वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। टेस्टिंग फील्ड करेक्ट। लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स के लिए एक फील्ड है, बिकॉज आपको ऐसे ऐसे बाउंसर्स मिलेंगे अपने करियर में जिन्हें आपको डील करना है, आपको अच्छे से डक करना है, कब उसे हिट करना है, वो सारे आपके ऊपर ही है। तो हाँ, लाइक इट्स लाइक कि जितना ये सारी चीज़ें आप करोगे, आई थिंक इट विल ऑल्सो हेल्प द फील्ड बिकम मोर मेच्योर। मतलब सरफेस लेवल बातें बहुत लोग करते हैं, थोड़ा डीप जाओ और सीखो किसी चीज़ के बारे में और दूसरों को भी सिखाओ, बहुत अच्छी बात होगी। और लाइक लोगों के करियर में पॉजिटिव वो होगा, लोग आपको भी रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एक्सपर्ट इन दैट थिंग, तो उससे आपके लिए भी फ़ायदा ही है, मतलब कोई नुकसान नहीं है। तो ये मेरी आई थिंक ब्रॉड सेट ऑफ 2-3 डिफरेंट एडवाइसेस हो गई। आई होप लाइक लोग इससे कुछ पॉजिटिव आउटकम ले पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। सो थैंक यू सो मच गौरव, मतलब आपने आपका इतना टाइम निकाला और इतने सारे इंसाइट शेयर किए। होप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको कुछ हेल्प मिलेगी। बिल्कुल यार, थैंक यू सिद्धार्थ फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट, बहुत मज़ा आया। काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक पे बात करी, होपफुली लाइक लोगों के लिए वैल्यूबल होगा। और अगर कोई मेरे से लाइक रीच आउट करना चाहता है तो आप लिंक्डइन पे गौरव सिंह सर्च कर सकते हो, या जनरली आप लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं पे भी ऑटोमेशन हैक्स सर्च करोगे तो आपको यूजुअली मतलब कुछ ना कुछ मेरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड देन प्लीज़ कनेक्ट करो और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं पूछो। मैं ऑलवेज रेडी हूँ कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, मतलब एंड ऑलवेज लाइक अगर मैं अपने शेप ऑफ फॉर्म में या तो शायद आपकी डायरेक्ट हेल्प करूँ, या फिर मैं आपको किसी और इंडिविजुअल के साथ भी कनेक्ट करूँ जो कि शायद आपकी कुछ हेल्प कर सके, राइट। तो हाँ, मतलब ऑलवेज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। एंड या थैंक यू। थैंक यू सो मच गौरव।